ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 471। बाओले एक अच्छा बच्चा है। वांग बाओले ने मार्टियन कॉलोनी गवर्नर के जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने खुशी खुशी इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय के भगवान को एक और वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। हालांकि किसी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। वांग बाओले को पहले से ही ऐसे मामलों का अनुभव था, इसलिए उसने एक संदेश छोड़ा। संप्रदाय के भगवान, मैं वांग बाओले आपकी उम्मीदों को निराश नहीं किया। महीनों के एकांतवास के बाद मैं बिना किसी कठिनाई के अपनी साधना में एक सफलता तक पहुंच गया हूं। मैं प्रवेश कर चुका हूं कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में। वांग बाओले उत्साह से अभिभूत था। उसने जल्दी से फेडरेशन के अध्यक्ष को एक और संदेश छोड़ा। उसे लगा कि उसका कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंचना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। पूरे फेडरेशन को जश्न मनाना चाहिए और उसे महत्वपूर्ण लोगों से बधाई उपहार मिलना चाहिए। प्राथमिक रैंक 3 नोबल के साथ व्यवहार करने का यही एकमात्र सम्मानजनक तरीका था। जब वांग बाओले गवर्नर और अन्य लोगों को संदेश भेज रहे थे तो गवर्नर मार्टियन कॉलोनी शहर में अपने कार्यालय के अंदर बैठी थीं। उसकी मेज़ पर एक जेड स्लिप थी। उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी जिसने उसके पूरे व्यक्तित्व को घेर लिया था। यही बात इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय के स्वामी के साथ साथ अन्य 3 दाओ कॉलेजों के अन्य 3 संप्रदाय के स्वामी के साथ भी हो रही थी। इसी तरह सीनेट के प्रमुख सेनेटर और कुछ सेनेटरों के साथ, और यहाँ तक कि 5 पीढ़ी के स्काई कबीले और सेना के उच्च अधिकारियों जैसे अन्य राजनीतिक ताकतों के प्रतिनिधियों के साथ भी। संघ के विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्ति वर्तमान में अपने अपने कार्यालयों में बैठे थे, जो समान जेड स्लिप की रोशनी में लिपटे हुए थे। इसलिए भले ही उन्होंने वांग बाओले की आवाज़ को सुना हो, लेकिन उनके पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस समय वे इस अनूठी जेड स्लिप के माध्यम से एक संघ शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे थे। इस शिखर सम्मेलन का स्थान पृथ्वी पर संघ की राजधानी थी, एक विशाल इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर जिसका डिज़ाइन सूर्य, चंद्रमा और सितारों का संयोजन था। इस इमारत के भीतर एक विशाल सम्मेलन कक्ष था। सम्मेलन कक्ष के दोनों ओर 9 मूर्तियां खड़ी थीं, जिनमें से प्रत्येक मूर्ति से एक तीव्र युद्ध आभा निकल रही थी। मूर्तियों के घेरे के भीतर एक विशाल अंडाकार आकार की पत्थर की मेज थी। मेज पर 1 दर्जन से अधिक बड़ी कुर्सियां लगी हुई थीं और प्रत्येक कुर्सी पर एक भ्रामक आकृति प्रक्षेपित की गई थी। वहां मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर, 4 दाओ कॉलेजों के संप्रदाय के स्वामी, त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि, मुख्य सेनेटर, साथ ही लिन यू और 2 अन्य सेनेटर थे। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के 5 एल्डर, गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर और प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट संप्रदाय के स्वामी भी थे। पूरे संघ के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का एक बड़ा हिस्सा इस कमरे में था। संघ के अध्यक्ष का कोई प्रक्षेपण नहीं था। वे व्यक्तिगत रूप से वहां थे, मेज के बीच में कुर्सी पर बैठे थे। भले ही उनके व्यक्तित्व और कुर्सी के आकार में अंतर था, लेकिन उनके द्वारा उत्सर्जित आभा ने एक धर्म शरीर का निर्माण किया जो अन्य उपस्थित लोगों के आकार के बिल्कुल समान था। उनकी उपस्थिति ने बाकी सभी को मात दे दी। ये 5वां शिखर सम्मेलन था। ये पूरे 1 दिन से चल रहा था और अपने अंत तक पहुंचने वाला था। शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की वे थे बुद्ध संकट और 3 अलौकिक साधकों का ठिकाना। हालांकि संघ ने चाहे जितनी भी खोजबीन की, वे इन 3 अलौकिक साधकों के निशान नहीं ढूंढ पाए। इस बारे में कई विचार थे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। संघ ने जो गहन रक्षात्मक उपाय किए थे और पूरे सौर मंडल में सरणी संरचनाओं को सक्रिय किया था, वे बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर रहे थे। संघ के लिए, जो अभी अपनी साधना सभ्यता के भोर में था, जितना अधिक समय तक वे इसे जारी रखेंगे, उतनी ही अधिक चुनौतियों का सामना उन्हें यथास्थिति बनाए रखने में करना पड़ेगा। आखिरकार वे शिखर सम्मेलन के अंत के करीब पहुंचते ही आम सहमति पर पहुंच गए। तभी संघ के अध्यक्ष डुआनमुके आए। उनके आसपास के सभी लोगों ने अपनी चर्चा रोक दी और डुआनमुके को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। वरिष्ठ मो गाओजी ने पहले ही पूरे सौरमंडल की खोज कर ली है और इस पूरे समय में फेडरेशन एरे फॉर्मेशन सक्रिय रहा है। इसके बावजूद हमें कोई सुराग नहीं मिला है। वरिष्ठ मो गाओजी के आकलन के आधार पर 3 अलौकिक साधक या तो मारे गए हैं या हमारे लिए अज्ञात साधनों के माध्यम से सौरमंडल से बाहर चले गए हैं, डुआनमुके ने कहा। उनकी धीमी आवाज़ सम्मेलन कक्ष में गूंज उठी। उनके नष्ट होने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी यह संभव है। आखिरकार इस सौरमंडल में ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। कुछ अजीब रहस्यमयी शक्तियां। उनके सौरमंडल से बच निकलने की संभावना अधिक है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हम भविष्य में और भी बड़े खतरों का सामना कर सकते हैं। भले ही सौरमंडल सरणी गठन को सक्रिय रखने का कोई कारण नहीं है। हालांकि बुद्ध संकट से सबक के रूप में संबंधित ग्रहों के लिए बड़ी सरणी संरचनाओं को हर समय पूरी तरह से सक्रिय किया जाना चाहिए। जब डुआनमुके ने यह कहा तो उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसके विचार अस्पष्ट थे। उसके आसपास के लोग गहरे विचारों में लग रहे थे, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सभी की ओर देखा, फिर अचानक हंसा।
वह जानता था कि भले ही कुछ बातें अनकही रह जाएं, फिर भी वे वहां बैठे लोगों द्वारा सुनी जाएंगी। आखिरकार वे सभी अनुभवी रणनीतिकार थे। ऐसा लग सकता है कि डुअनमुके बड़ी सरनी संरचना को निष्क्रिय करने और खतरे के स्तर को कम करने के लिए तैयार थे। हालांकि उन्होंने सीनियर मोगाओजी से भी गुप्त रूप से बात की थी, जिन्होंने इन सभी वर्षों में सद्भावना बनाए रखी थी। उन्होंने 3 अलौकिक साधकों को बाहर निकालने के लिए इस तरह के तरीके का उपयोग करने की योजना बनाई। उन्होंने उनके फिर से प्रकट होने की प्रतीक्षा करने की योजना बनाई। नतीजतन मोगाओजी की खोज अभी खत्म नहीं हुई। हालांकि भले ही उन्हें विश्वास था कि संघ में ऐसे गद्दार नहीं होंगे जो पूरी प्रजाति को धोखा देंगे, फिर भी उन्होंने सतर्क रहने और उनके बीच किसी के अलौकिक साधकों के साथ मिलीभगत की संभावना से बचने का फैसला किया। उन्होंने अपनी योजनाओं का पूरा विवरण साझा नहीं किया था। वास्तव में उन्होंने गुप्त रूप से अधिक निवारक उपाय किए थे। अपनी बात कहने के बाद डुअनमुके उठने और शिखर सम्मेलन समाप्त करने वाले थे। तभी 5 पीढ़ी के आकाश कबीले का एक बेहद खूबसूरत मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अचानक हंसा। कॉमरेड डुअनमुके, चूंकि महत्वपूर्ण मामलों का फैसला हो चुका है और सौरमंडल सरणी गठन निष्क्रिय हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तो क्या हमें नए मार्टियन शहर के दर्जे को बढ़ावा देने के मामले पर बात करनी चाहिए? जिस व्यक्ति ने बात की थी वह 5 पीढ़ी के आकाश कबीले में चेन परिवार का मुखिया था, चेन म्यू का पिता। जैसे ही उसने ये कहा, 5 पीढ़ी के आकाश कबीले में अन्य कबीले के नेताओं ने सिर हिलाया। जुओ परिवार के मुखिया ने विशेष रूप से मुस्कुराते हुए कहा, नया मार्टियन शहर एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपत्ति है, लेकिन इसका वर्तमान पैमाना दिव्य आयुध की खुदाई का समर्थन करने में असमर्थ है। इसके बचाव के बारे में अज्ञात सुरक्षा मुद्दे भी हैं। मैं इसे एक विशेष क्षेत्रीय शहर का दर्जा देने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के प्रतिनिधियों के क्रमिक रूप से बोलने के बाद गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के महान बुजुर्ग ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय इस मामले के लिए अपना समर्थन बढ़ाता है। जल्द ही प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट संप्रदाय के भगवान ने भी अपनी ठोड़ी को छुआ। उसने 5 पीढ़ी के आकाश कबीले को देखा, फिर 4 दाव महाविद्यालयों को। उसने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। त्रिलुनारिस निगम ने कुछ नहीं कहा और सीनेट भी वही थी। लिन्यू के माथे पर हल्की सी शिकन थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ईथरल दाव महाविद्यालय की ओर देखा। ईथरल दाव महाविद्यालय संप्रदाय के स्वामी की अभिव्यक्ति उसकी आंखों में थोड़ी अजीब लग रही थी। वह अपना सिर नीचे किए रहा, मानो कुछ पढ़ रहा हो। अन्य 3 दाव महाविद्यालयों के लिए, विशेष रूप से वाइट डियर दाव महाविद्यालय के संप्रदाय के स्वामी ने नाक सिकुड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। नए मार्टियन शहर की स्थिति को बढ़ावा देने का मामला पत्थर की लकीर बन चुका था। विभिन्न राजनीतिक ताकतें आम सहमति पर पहुंच चुकी थीं। उन्होंने विशेष क्षेत्रीय शहर में विभिन्न पदों को आपस में भी बांट लिया था। अगर अलौकिक साधकों की उपस्थिति न होती तो यह मामला एक तय सौदा होता। यहाँ तक कि मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर भी भावशून्य थे। हालांकि किसी ने यह नहीं देखा था कि उसने पहले अपना सिर नीचे कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी आवाज़ संचारण रिंग पर नजर डाली थी। अंत में विशाल बहुमत के समर्थन से नए मार्टियन शहर की स्थिति को बढ़ावा देने का फैसला किया गया। डुअनमुके ने गति को नहीं रोका। उसने बस अपने धर्म शरीर की आंखों में फीकी कुटिल नज़र को छिपाया। चूंकि विशेष क्षेत्रीय शहर का मामला तय हो चुका है, इसलिए अगला मामला नए विशेष क्षेत्रीय शहर के सिटी लॉर्ड को तय करना होगा। मार्टियन कॉलोनी गवर्नर, जिसने पहले एक भी शब्द नहीं कहा था, अचानक बोल पड़ा। उम्मीदवार को शांतचित्त होना चाहिए और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना करनी चाहिए। ये वांग बाओले के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वह एक अच्छा बच्चा है, लेकिन वह कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में नहीं है। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के जुओ परिवार के मुखिया ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। हम बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन हमें अभी भी संघ का समर्थन करना है और अगली पीढ़ी को अपनी प्रतिभा और शक्तियों में विकसित होने के लिए पर्याप्त समय देना है। खासकर वांग बाओले, जिन्होंने ऐसी क्षमता दिखाई है। हम उनका कीमती समय नहीं ले सकते, जिसे साधना पर बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता है। जब ये लोग पाखंडी शब्द बोल रहे थे, ईथर दाव कॉलेज के संप्रदाय के भगवान ने अचानक अपनी मुट्ठी मेज पर पटक दी और दहाड़ने लगे। वांग बाओले ने संघ और मंगल ग्रह के लिए निर्विवाद और महान योगदान दिया है। उन्होंने नए मंगल ग्रह के शहर को खरोंच से बनाया। मेरा प्रस्ताव है कि संघ एक मिसाल कायम करे और वांग बाओले को विशेष क्षेत्रीय शहर का सिटी लॉर्ड बनने की अनुमति दे। ऐसे आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है, ईथरियल दाव कॉलेज के संप्रदाय के स्वामी। मैं सहमत हूं कि वांग बाओले वास्तव में अनुकरणीय हैं, लेकिन नियम तो नियम है। हम उन्हें ऐसे कैसे बदल सकते हैं? अगर वांग बाओले की साधना कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में होती तो मैं भी उनका समर्थन करता, लेकिन मार्टियन विशेष क्षेत्रीय शहर दिव्य आयुध के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यह कोई मजाक की बात नहीं है। संप्रदाय के स्वामी, आपको अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को संघ के कल्याण के बारे में निर्णयों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
5 पीढ़ी के आकाश कबीले के चेन परिवार के मुखिया ने शांत भाव से कहा। उनकी आवाज़ की पिच ऊंची नहीं थी, हालांकि उनके लहजे की कठोरता उनके शब्दों में साफ झलक रही थी। आप इथरियल दाओ कॉलेज संप्रदाय के स्वामी का चेहरा काला पड़ गया और फिर पीला पड़ गया, फिर मुट्ठियां कसने पर फिर से काला पड़ गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं समझ सकता हूं कि इथरियल दाओ कॉलेज संप्रदाय के स्वामी क्या महसूस कर रहे हैं। वान बाओले वास्तव में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी साधना आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। इसके अलावा संघ के कानूनों के आधार पर एक विशेष क्षेत्रीय शहर के सिटी लॉर्ड को सीनेट में शामिल होना होगा। उसे कम से कम सेकेंडरी रैंक टू नोबल भी होना होगा। सेकेंडरी रैंक टू नोबल की आवश्यकताओं में से एक कोर फॉर्मेशन दायरे की साधना है। एक तरफ बैठे गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। यही इस मामले का सिद्धांत है। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले, गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय और अन्य समर्थकों ने आहें भरना शुरू कर दिया। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के लोग दया की अपनी अभिव्यक्ति में विशेष रूप से पाखंडी थे। जैसे ही वे ये घोषणा करने वाले थे कि वे इस बात पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं कि नया सिटी लॉर्ड कौन होगा, अचानक मार्टियन सिटी गवर्नर, जो एक तरफ खड़ी थी, ने बिना किसी भाव के शांत भाव से कहा, मुझे अभी खबर मिली है। जैसा कि आप सभी सहमत हैं, इस काम के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति, जिसके पास दुर्भाग्य से पर्याप्त साधना की कमी थी, वह है वान बाओले। उसने अभी अभी अपना एकांतवास समाप्त किया है। वह कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गया है। वह कोर फॉर्मेशन दायरे में पहुंच गया है। ये शब्द मार्टियन विशेष क्षेत्रीय शहर की देखरेख संभालने के लिए सबसे अच्छे और सबसे उपयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा कर रहे समूह के कानों से गुजरने वाली हल्की हवा की तरह थे। इसने हल्की लहरें पैदा की और संभावित सिटी लॉर्ड उम्मीदवारों के बारे में चर्चा कुछ और क्षणों तक जारी रही। आखिरकार आवाज़ें धीमी हो गईं। विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्ति धीरे धीरे जम गए, फिर अचानक भावहीन मार्टियन कॉलोनी गवर्नर की ओर मुड़ गए। एक पल ऐसा आया जब पूरा हॉल मौत के सन्नाटे में डूब गया। इसी सन्नाटे के दौरान इथरियल दाओ कॉलेज संप्रदाय के भगवान खांसने लगे। उनकी खांसी की आवाज़ शांत हॉल में गूंज उठी। उनकी आवाज़, जो तब बाकी लोगों को परेशान करने वाली लगी, समूह के बीच बह गई। मुझे भी अभी अभी खबर मिली है। अब जब वान बाओले, जिनके बारे में सभी ने सहमति जताई है कि वे विशेष क्षेत्रीय शहर के सिटी लॉर्ड के लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं, कोर फॉर्मेशन दायरे में पहुंच गए हैं, तो मैं अपने सभी साथी दाववादियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने उन्हें इस पद के लिए अनुशंसित किया। मुझे इस तरह का पक्षपात नहीं करना चाहिए, लेकिन संघ की भलाई के लिए, और चूंकि यहाँ हर कोई मेरे संप्रदाय के इस शिष्य को स्वीकार करता है और उस पर इतना दृढ़ विश्वास करता है, इसलिए एक संप्रदाय के स्वामी के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से सिफारिश को अस्वीकार या अस्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूँ। सम्मानित राष्ट्रपति, इथरियल दाओ कॉलेज और 4 महान दाओ कॉलेजों की ओर से मैं अनुशंसा करता हूं कि वान बाओले मार्टियन विशेष क्षेत्रीय शहर के सिटी लॉर्ड के रूप में कार्यभार संभालें। इसके अलावा संघ और मंगल के लिए उनके योगदान को देखते हुए मेरा मानना है कि उन्हें सेकेंडरी रैंक टू नोबल में पदोन्नत किया जाना चाहिए। इथरियल दाओ कॉलेज संप्रदाय के स्वामी ने अचानक कहा। जैसे ही उनके शब्द गूंजे, उनके व्यक्तित्व से एक अंतिम चरण की कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना फूट पड़ी। यह एक तूफान की तरह था जो महान हॉल के अंदर घूम रहा था। उनके शब्द एक प्रबल आभा से भरे हुए थे जो उनके पास पहले नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह केवल इथरियल दाओ कॉलेज के लिए ही नहीं बल्कि 4 महान दाओ कॉलेजों के लिए भी बोल रहे थे। उनके शब्दों का मतलब था कि अगर 4 दाओ कॉलेजों का गठबंधन मजबूत रहना है तो बाकी 3 दाओ कॉलेज उनका खंडन नहीं कर सकते। अपने आंतरिक संघर्षों और आपसी लड़ाई के बावजूद उन्हें ऐसे शिखर सम्मेलनों में एकजुट मोर्चा पेश करना था। अगर 4 दाओ कॉलेजों के बीच कोई विरोधी आवाज़ उठती है तो यह 4 महान दाओ कॉलेजों पर बहुत बुरा असर डालेगा। इथरियल दाओ कॉलेज और अन्य दाओ कॉलेजों के बीच गठबंधन में भी दरार पड़ जाएगी। इसके अलावा इथरियल दाओ कॉलेज संप्रदाय के भगवान ने जो कहा था वह वास्तव में सच था। किसी और बात की परवाह किए बिना वान बाओले 4 दाओ कॉलेजों के सदस्य थे। यही कारण था कि अन्य 3 दाओ कॉलेजों के संप्रदाय के भगवान इथरियल दाओ कॉलेज संप्रदाय के भगवान को घूरने के बाद उनके शब्दों को चुनौती नहीं देते थे। उनके भीतर एक अजीब सी भावना उठने लगी। इस समय इथरियल दाओ कॉलेज संप्रदाय के भगवान उस परिचित संप्रदाय के भगवान से अलग थे जिसे वे जानते थे। वह बदल गया था। व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के संप्रदाय के स्वामी कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। हो सकता है कि उन्हें वान बाओले पसंद न हो, लेकिन उन्होंने तुरंत ही बोल दिया, मैं भी वान बाओले को सेकेंडरी रैंक टू नोबल में पदोन्नत करने और विशेष क्षेत्रीय शहर के सिटी लॉर्ड के रूप में कार्यभार संभालने की सलाह देता हूं। उनकी सिफारिश के बाद अन्य 2 दाओ कॉलेजों की सिफारिशें भी आईं। लिन्यू हल्के से मुस्कुराए और प्रस्ताव का समर्थन करने वाले पहले सेनेटर बन गए। लिन्यू के समर्थन की घोषणा को देखते हुए सीनेट के शेष सदस्यों ने एक दूसरे को देखा, फिर हेड सेनेटर को। हेड सेनेटर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हालांकि उन्होंने लिन्यू की ओर देखा, फिर थोड़ा मुस्कुराए।
उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह एक शानदार परिणाम है। 5 पीढ़ी के स्काई कबीले, गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय और प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट संप्रदाय के प्रतिनिधियों के भाव तब बदल गए। हेड सेनेटर के शब्दों का बहुत वजन था, यही वजह थी कि वे भौहें सिकुड़ने लगे। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के कुछ कबीले नेताओं ने अपने भीतर एक अवर्णनीय आक्रोश की सतह महसूस की। वे हद से ज्यादा निराश थे। वान बाओले ने अपनी सफलता के लिए सबसे अच्छा समय चुना था। उन्हें अभी भी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी, इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वे जो कुछ भी अभी अभी कहा था उससे पीछे हट सकें। वे इस मामले को कैसे संबोधित करें, इस बारे में सोच रहे थे, शायद बाद में चर्चा के लिए इस मामले को अलग रखने के बाद किसी दूसरे दृष्टिकोण का उपयोग करके। जब ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन का प्रतिनिधि अचानक हंसा। वह एक बुजुर्ग था जिसने पहले चर्चा में भाग नहीं लिया था। वह मास्टर जिनका छोटा भाई था, जो ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन का प्रमुख था। ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन विशेष क्षेत्रीय शहर में अपने निवेश को बढ़ाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, 5 जनरेशन स्काई कबीले और गिरोह पर दबाव बढ़ गया। ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट रूप से कोई रुख नहीं अपनाया होगा, लेकिन तथ्य यह है कि बुजुर्ग ने पहले अपने निवेश को बढ़ाने का उल्लेख नहीं किया था और अभी ऐसा किया है, जिससे ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे कहाँ खड़े हैं। इसे शब्दों में कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मार्टियन कॉलोनी गवर्नर ने कुछ नहीं कहा, हालांकि वे जानते थे कि उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इस मामले पर उसकी स्थिति उसी समय स्पष्ट हो गई थी जब उसने घोषणा की थी कि वान बाओले कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गए हैं। सेना के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने इस मामले पर अपनी स्थिति नहीं बताई, लेकिन उनके चेहरों पर दिखने वाली मुस्कान में गहरा अथाह अर्थ छिपा हुआ लग रहा था। अचानक हुए इस घटनाक्रम ने 5 जनरेशन स्काई कबीले को आश्चर्यचकित कर दिया। अंतिम झटका आया फेडरेशन के अध्यक्ष डुआन मुके से। डुआन मुके ने 5 पीढ़ी के आकाश कबीले को बोलने का मौका नहीं दिया और बस अपना हाथ हिला दिया। श्रेय को पुरस्कृत किया जाना चाहिए और एक योग्य व्यक्ति का अच्छे काम में उपयोग किया जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि संघ को 100 वान बाओले की आवश्यकता है। आज मैं अपने कथन में संशोधन कर रहा हूं। संघ को 10,000 वान बाओले की आवश्यकता है। संघ के लोगों को घोषणा करें कि वान बाओले को सेकेंडरी रैंक 2 नोबल की उपाधि दी जाएगी और मार्टियन विशेष क्षेत्रीय शहर के सिटी लॉर्ड के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। वह 18वें सेनेटर के रूप में सीनेट में भी शामिल होंगे। संघ के अध्यक्ष डुआन मुके ने अपने पैरों पर खड़े होने और शिखर सम्मेलन समाप्त करने से पहले निर्णायक रूप से घोषणा की। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के विभिन्न कबीले नेताओं के शिष्य सिकुड़ गए। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। डुआन मुके ने मामले पर बहुत जल्दी फैसला कर लिया था। वे एक दूसरे को गहराई से सोचते हुए देखने लगे। अन्य राजनीतिक ताकतों के चेहरे पर भी विचारशील भाव थे और वे सभी अपने विचारों को अपने साथ लेकर चले गए। उनके प्रक्षेपित रूप जल्द ही बड़े सम्मेलन हॉल में गायब हो गए। अंत में डुआन मुके अपने पैरों पर खड़ा हुआ और विशाल हॉल से होते हुए दरवाजे की ओर चला गया। उसकी पीठ एक तीखी तलवार की तरह थी। उसके हर कदम के साथ उसके व्यक्तित्व से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगित हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी साधना को रोक रहा हो। जल्द ही सफलता का समय निकट है। ये केवल अफसोस की बात है कि मैं अभी भी बूढ़े आदमी से एक कदम पीछे हूँ। डुआन मुके ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने उन लोगों की आंखों में विचारशील भाव देखे थे जो चले गए थे, लेकिन उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे विश्वास था कि वे जल्द ही पता लगा लेंगे। डुआन मुके ने ऐसा निर्णायक निर्णय लेने के 3 कारण थे। पहला ये कि उसे वान बाओले से बहुत उम्मीदें थीं, हालांकि इस हद तक नहीं कि वह उसे मदद दे सके। दूसरा ये कि वर्तमान संघ को एक नायक की आवश्यकता थी। बुद्ध त्रासदी के बाद संघ के लोग अभी भी अपने दुख और चिंता से उबर नहीं पाए थे। संघ को अपने लोगों की नज़र में अपनी छवि को फिर से आकार देने की ज़रूरत थी। उसे एक ऐसे नायक की ज़रूरत थी जिसे हर कोई जानता हो। ये नायक लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा और उन्हें एकजुट होने के लिए प्रेरित करेगा। वान बाओले की छवि वास्तव में उससे मेल नहीं खाती थी जिसकी वह तलाश कर रहा था। वह शायद ऐसे परिवार से आता हो जिसमें कोई शिकायत न हो और वह लोगों की नज़र में कदम दर कदम शीर्ष पर चढ़ता गया हो। हालांकि उसने इतना कुछ नहीं किया था कि अंत में डुआन मुके उसे चुने। अगर सिर्फ ये 2 कारण होते तो डुआन मुके इस मामले को टाल सकता था और इसे सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। वह दोनों पक्षों के अपनी अपनी बोली लगाने का इंतजार करता, फिर जैसे जैसे वह विभिन्न राजनीतिक ताकतों के बीच संतुलित संबंधों को फिर से संतुलित करता, वह मंगल ग्रह के विशेष क्षेत्रीय शहर के सिटी लॉर्ड के इस चयन से जितना हो सके उतना फायदा उठाता। हालांकि तीसरे कारण के जुड़ने से सब कुछ बदल जाएगा। तीसरा कारण हर चीज का आधार बनता है। तीसरे कारण के साथ उसे पहले 2 कारणों के महत्व का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। तीसरे कारण के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। ये तीसरा कारण था इथरियल दाओ कॉलेज के ग्रैंड सुप्रीम एल्डर, पूर्व फेडरेशन अध्यक्ष जिन्होंने खेती के युग की स्थापना के लिए फेडरेशन का नेतृत्व किया था,
फेडरेशन में पूर्व सबसे शक्तिशाली व्यक्ति लीजिंग वन कोर फॉर्मेशन क्षेत्र से एक सफलता प्राप्त करने और नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे। इथरियल दाओ कॉलेज शायद इसे दूसरों से छिपाने में सक्षम था, लेकिन वे इसे डुआन मुके से नहीं छिपा सकते थे, जो अपनी सफलता प्राप्त करने वाले थे। उन्होंने लंबे समय से अस्पष्ट रूप से इथरियल दाओ कॉलेज के भीतर एक भयावह उपस्थिति महसूस की थी, जो दूसरों द्वारा अनदेखी की गई थी और जो आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाली थी। यह इस वजह से था कि इथरियल दाओ कॉलेज संप्रदाय के भगवान के पास अपने नए आत्मविश्वास का आधार था। यह उनके व्यक्तित्व से निकलने वाले अधिकार की प्रबल भावना का आधार था। टेलीपोर्टेशन सरणी गठन का निर्माण तेज किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। डुआन मुके ने दूर चलते हुए धीरे से कहा। शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ और वांग बाओले की नियुक्ति की घोषणा की गई। वांग बाओले नए मार्टियन शहर में वापस लौटे और महसूस किया कि उनके लापता होने के बाद से कुछ भी नहीं बदला है। आखिरकार उन्होंने वह खबर सुनी जिसका उन्हें इंतजार था। समाचार मिलने पर वांग बाओले खुशी से जोर से हंस पड़े। वे बेहद उत्साहित थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि हर कदम के साथ फेडरेशन के अध्यक्ष के कार्यालय से उनकी दूरी कम होती जा रही है। यह एक ऐसा लक्ष्य था जिसे हासिल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब यह लगभग पहुंच के भीतर था। अब से मैं अपनी आत्मकथा लिखना शुरू करने जा रहा हूं। जब ये पूरी हो जाएगी तो मैं इसका उपयोग भविष्य की पीढ़ियों को ये बताने के लिए करूंगा कि कैसे महान फेडरेशन अध्यक्ष वांग बाओले ने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ता पर भरोसा किया, बिना किसी और पर भरोसा किए, केवल अपने पसीने और आंसुओं पर भरोसा करते हुए कड़ी मेहनत की, कदम दर कदम, लेडी फॉर्चून के भाग्यशाली बेटे बनने के लिए। मैंने एक नाम भी सोच लिया है। इसे राष्ट्रपति की आत्मकथा कहा जाएगा। वांग बाओले पागलों की तरह हंसने लगे। उन्हें लगा कि वे अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गए हैं। जब वांग बाओले शब्दों से परे खुशी में डूबे तो पूरे संघ में मीडिया एजेंसियों ने एक साथ वांग बाओले का पागलों की तरह प्रचार करना शुरू कर दिया। सौरमंडल के हर संघ ग्रह पर हर शहर ने तुरंत सभी उपलब्ध प्रक्षेपण स्क्रीन पर वांग बाओले का पोस्टर दिखाया। वांग बाओले की नियुक्ति की घोषणा करते ही एक उत्साहित आवाज के साथ भव्य संगीत बज उठा। पूरे संघ के इतिहास में सबसे कम उम्र के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक, सबसे कम उम्र के सेकेंडरी रैंक 2 नोबल जो सिटी लॉर्ड थे, सीनेट के सबसे कम उम्र के सदस्य। अचानक वांग बाओले का नाम पूरे संघ में फैल गया। वे एक घरेलू नाम बन गए। ऐसा कोई नहीं था जो उनका नाम न जानता हो। वे बन गए संघ के नए उभरते सितारे। जैसे जैसे विभिन्न मीडिया आउटलेट और स्पिरिट इंटरनेट ने पूरे संघ के हर ग्रह पर हर शहर में वांग बाओले को बढ़ावा देना जारी रखा, उनके बचपन के बारे में कहानियां सामने आने लगी, क्योंकि जो लोग कहानियों को जानते थे उन्होंने उन कहानियों को साझा करना शुरू कर दिया। मैं सिटी लॉर्ड वांग बाओले के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का पूर्व पति हूँ। मैं तब से ही बता सकता था कि वह एक छोटा बच्चा था जिसमें हीरो बनने की क्षमता थी। वह कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ता था और कमज़ोर छात्राओं की मदद करना पसंद करता था। ये स्पष्ट रूप से अनुकरणीय की विशेषता है। उसने अन्य छात्राओं को वजन कम करने के लिए सक्रिय रूप से एक साथ लाया। कितना बढ़िया बच्चा था। उसने ऐसा उनके शरीर को मजबूत बनाने के लिए किया ताकि वे संघ की समृद्धि में योगदान दे सकें। मैं सिटी लॉर्ड वांग बाओले का अच्छा दोस्त हूँ। मैं 3 साल तक कक्षा में उनके पीछे बैठा। वे उन 3 सालों के लिए मेरे लिए प्रेरणा थे। उनका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव था। ये वांग बाओले ही थे जिन्होंने मुझे खुद को बेहतर बनाने से कभी नहीं रोकना सिखाया। ये सब अतीत की बात है, लेकिन सिटी लॉर्ड वांग बाओले ने एक बार मुझसे प्रेम किया था। मैं उसके भविष्य को प्रभावित नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मना करते हुए चुपचाप रोया। लेकिन अब मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, वांग बाओले, मैं यहाँ फीनिक्स सिटी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मीडिया आउटलेट्स के जरिए तरह तरह की खबरें सामने आने लगीं और लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ गई। विरोधाभासी राय भी सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा कि वांग बाओले एक विकृत व्यक्ति है। कुछ लोगों ने कहा कि बचपन से ही वांग बाओले को अपने निजी फायदे के लिए शक्तिशाली लोगों से दोस्ती करने में मजा आता था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जब वह स्कूल में था तब वह एक बदमाश था। ऐसी खबरें जब पहली बार सामने आईं तो तारीफों के सागर में डूब गईं। मुश्किल से कोई हलचल हुई। स्पिरिट इंटरनेट पर एक होस्ट ने भी प्रमोशन की इस श्रृंखला में बहुत योगदान दिया। पुराने दोस्तों, क्या तुम्हें अब भी मैं याद हूँ? लिटिल दाओइस्ट। मैंने इथरियल दाओ कॉलेज से स्नातक किया है और सिटी लॉर्ड वांग बाओले के साथ कई बार मेरी नज़दीकी बातचीत हुई है। मैंने तब कई एक्सक्लूसिव न्यूज़ स्टोरीज की रिपोर्टिंग भी की थी। आज कृपया मेरे चैनल पर बने रहें, क्योंकि मैं आपको सिटी लॉर्ड वांग बाओले की आंतरिक दुनिया में ले जा रहा हूं और हम सिटी लॉर्ड को जान पाएंगे। लिटिल दाओइस्ट, जो इथरियल दाओ कॉलेज में होस्ट रह चुका था, ने इस अवसर का फ़ायदा उठाया और फिर से कॉलेज लौट आया। उसने कैंपस में कई जगहों का दौरा किया और बहुत बड़ा चढ़ाकर कैंपस में वांग बाओले के छात्र जीवन के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी दी। यह एक हिट रही। इस तरह के धमाकेदार प्रचार ने वह हासिल किया जो फेडरेशन ने हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जो नागरिकों का ध्यान भटकाना था।
मरकरी की घटना लोगों के दिमाग की गहराई में उतर गई। यह अब सतह के पास, उनकी आंखों के सामने और उनके सिर के ऊपर नहीं मंडराता था। वान बाओले को स्पिरिट इंटरनेट और अनगिनत वॉयस ट्रांसमिशन के जरिए ये भी पता चला कि फेडरेशन उसके बारे में व्यापक प्रचार कर रहा था। वह उत्साहित हो गया, हर दिन अपना ज़्यादातर समय स्पिरिट इंटरनेट पर लॉग इन करके और अपने बारे में लेख पढ़ने में बिताता था। वह नाश्ता करते समय अपने पेट को थपथपाता था और उसका मूड आसमान छू जाता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत अच्छे मूड में था और उसने ज़्यादा खा लिया था, या वह व्यायाम नहीं कर रहा था, या इसलिए कि ली वान की साधना एक सफलता के करीब थी और वह एकांत में चली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वह उसे व्यायाम करने में मदद करने में असमर्थ थी। लेकिन वान बाओले ने अपने पेट को थपथपाते समय संवेदना में बदलाव महसूस किया। वज़न कम करने के अपने समृद्ध अनुभव के आधार पर वह बता सकता था कि उसका वज़न फिर से बढ़ गया था। मोटा होने का विचार एक नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक द्वारा अपनी पूरी ताकत से मारे जाने जैसा था। वान बाओले तुरंत कांप उठा। वह अपने हाथ में आधा खाया हुआ ड्रमस्टिक एक तरफ फेंकना चाहता था। हालांकि कुछ सोचने के बाद वह आईने के सामने खड़ा हुआ और ध्यान से खुद को और अपने फिगर को देखा, जो अभी भी कुछ हद तक पतला लग रहा था। वह टूटा हुआ था। यह आज मेरा आखिरी ड्रमस्टिक है। इसे खत्म करने के बाद मैं कल से अपना वज़न कम करना शुरू करूंगा। वान बाओले ने अपने दांत पीस लिए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ड्रमस्टिक से गहरी दुश्मनी थी। उसने 2-3 कौर में ही ड्रमस्टिक खत्म कर दी। उसके बाद वह जोर से बैठ गया और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी। पूरे संघ में सबसे सुंदर आदमी होने के नाते मुझे अपनी छवि बनाए रखनी है। इतना तनाव। वान बाओले ने अपना सिर नीचे किया और अपने पेट को घूरने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने पिछले कुछ दिनों में खुद को बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ दिया था। हालांकि नया शहर एक विशेष क्षेत्रीय शहर बन गया था और उसका कार्यभार काफ़ी बढ़ गया था। उसने पहले भी कुछ शहर विस्तार का अनुभव किया था और कैटाकॉम्ब से 20 टाइड्स की समस्या को भी हल किया था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। जिन डोमिंग और अन्य लोगों को भी उनके रैंक और नियुक्तियों में पदोन्नति मिली, जिससे उनके अधिकार का स्तर बढ़ गया। जब तक सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहेगा, उसके पास बहुत सारा खाली समय रहेगा। मैं खुद को आराम नहीं करने दे सकता। वान बाओले ने अपने माथे को रगड़ा। उसने कुछ देर सोचा और फिर धरती पर वापस जाने का फैसला किया। जब वह वापस लौटा था तो उसका इरादा यही था। हालांकि ली वान के एकांतवास और शहर के लिए हाल ही में पदोन्नति के कारण वान बाओले ने पहले कुछ समय के लिए शहर के प्रशासन की देखरेख करने का फैसला किया था। मेरा लाइटनिंग दाव केवल फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र स्तर पर है। मुझे कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में एक नई रहस्यवादी कला का चयन करने के लिए इथरियल दाव कॉलेज में वापस जाने की आवश्यकता है। यह अफसोस की बात है कि डार्क ड्रीम के अंदर की सभी रहस्यवादी कलाओं का डार्क क्यूई से कुछ लेना देना था। यहाँ तक कि जिनका डार्क क्यूई से कोई लेना देना नहीं है, उनका अभ्यास केवल तभी किया जा सकता है जब मैं आत्मा अमर क्षेत्र में पहुँच जाऊँ। वे कोर फॉर्मेशन क्षेत्र को देख रहे हैं। वान बाओले ने आह भरी। भले ही कॉलेज में वापस लौटना और अपनी अगली रहस्यवादी कला को चुनना महत्वपूर्ण था, अगर यही एकमात्र मामला होता तो वान बाओले को व्यक्तिगत रूप से मिलने की आवश्यकता नहीं होती। वह समय समय पर अपने माता पिता से ट्रांसमिशन के माध्यम से बात करता रहा था, लेकिन उन्हें आखिरी बार मिले हुए कुछ समय हो गया था। यही कारण था कि वान बाओले पृथ्वी पर लौटने और अपने माता पिता से मिलने के बारे में सोच रहा था, और वह कॉलेज की यात्रा करेगा और वहां रहते हुए अपनी अगली रहस्यवादी कला को उठाएगा। उसके पास एक और चीज़ थी जिस पर वह विचार कर रहा था। वान बाओले सोच रहा था कि क्या उसके माता पिता को फीनिक्स सिटी में रहना जारी रखना चाहिए और क्या यह अभी भी उचित है। हालांकि उसके बूढ़े माता पिता के लिए अपने गृहनगर को छोड़ना मुश्किल होगा, उसकी साधना और स्थिति में वृद्धि के साथ और इस दुनिया के बारे में उसके बढ़ते ज्ञान और समझ के साथ, वान बाओले को पता था कि संघ भले ही सुरक्षित लग रहा हो, लेकिन फिर भी बुद्ध की घटना जैसी आपदाएं फिर से होने की संभावनाएं थीं। इसके अलावा भले ही संघ प्रशासन अपेक्षाकृत स्थिर लग रहा हो, वान बाओले को पता था कि ऐसे कई लोग हैं जो उससे ईर्ष्या करते हैं, उसके खिलाफ द्वेष रखते हैं या परस्पर विरोधी हित रखते हैं। वान बाओले को फीनिक्स सिटी द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा पर भरोसा नहीं था। भले ही इथरियल दाव कॉलेज उसके माता पिता की गुप्त रूप से सुरक्षा के लिए लोगों को भेजे, लेकिन उसका दिल शांत नहीं होगा। मैं माँ से इस बारे में चर्चा करूंगा। ये सबसे अच्छा होगा यदि वे इथरियल सिटी में चले जाएं। यह उनके लिए इस तरह से सुरक्षित होगा। वान बाओले ने अपना मन बना लिया। वह वापस लौटेगा और अपनी माँ से इस बारे में चर्चा करेगा। जहाँ तक उसके पिता के विचारों का सवाल है, वह उस पर ज़्यादा जोर नहीं देगा। उसकी समझ के अनुसार जब से पड़ोसी चाची उसे ओल्ड वान कहकर संबोधित करने लगी थी, उनके परिवार में उसका दर्जा बहुत कम हो गया था। मुझे पिताजी पर दया आती है। दुनिया कठोर है। ओल्ड लियू और ओल्ड झांग सभी ठीक हैं, लेकिन एक बार जब उन्होंने ओल्ड वान का जिक्र किया तो वान बाओले ने अपना सिर हिलाया और आह भरी।
उन्होंने मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर को एक अनुरोध प्रस्तुत किया, फिर कोंग दाओ, जिन डोमिंग, लिन त्यानहाओ और अन्य लोगों को निर्देश के लिए इकट्ठा किया। जल्द ही उस दिन शाम को उनके अधीनस्थों ने उन्हें विदा किया क्योंकि वे एक खगोलीय क्रूजर पर सवार हुए जो मार्टियन विशेष क्षेत्रीय शहर से संबंधित था और ग्रह से चले गए। एक महत्वपूर्ण सेकेंडरी रैंक टू नोबल के रूप में वांग बाओले द्वारा किए गए हर कदम की रिपोर्ट फेडरेशन को करनी पड़ती थी। फेडरेशन ने तुरंत उसका कैलेंडर हासिल कर लिया। मार्टियन सेना ने इस यात्रा पर उसके साथ 4 क्रूजर की सुरक्षा व्यवस्था भी की। 4 क्रूजर अंतरिक्ष में दौड़ते हुए मुख्य क्रूजर के चारों ओर चक्कर लगाते रहे। जैसे ही वे चंद्रमा के पास से गुजरे, चंद्र बेस से संबंधित 3 क्रूजर फेडरेशन के आदेश के तहत बेड़े में शामिल हो गए। 8 क्रूजर पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़े। जैसे जैसे वे करीब आते गए, मुख्य क्रूजर के अंदर खड़े वांग बाओले ने पहले उस गधे को लात मारी जो फर्श को चाट रहा था, एक चिंतनशील नज़र से, जैसे कि वह फर्श से थोड़ा सा हिस्सा लेना चाहता था। फिर खिड़की से बाहर देखा। जैसे जैसे नीला ग्रह करीब आता गया, उसकी आंखों में घर और घर की याद आने लगी। उसे याद आया कि कई साल पहले जब वह पहली बार गया था, वह अभी अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र में पहुंचा था और केवल सेकेंडरी रैंक 5 नोबल था। वह अपने सपनों को मंगल ग्रह पर एक क्रूजर पर ले गया था, शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया था और जहां वह अब था वहां पहुंचने के लिए अनगिनत परीक्षणों का सामना किया था। अब वह सेकेंडरी रैंक 2 नोबल था। उसकी साधना ने एक सफलता प्राप्त की थी और वह कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। उसकी स्थिति और रैंक अब और कई साल पहले की दुनिया से अलग लग रही थी। मैं घर जा रहा हूं। वांग बाओले ने एक गहरी सांस ली। वह जिस क्रूजर में था उसे 7 अन्य एस्कॉटिंग क्रूजर ने घेर लिया था जो पृथ्वी की ओर दौड़ रहे थे। जल्द ही वे पृथ्वी के महान सरणी गठन में प्रवेश कर गए और संघ की राजधानी में अंतरिक्ष बंदरगाह की ओर तेजी से बढ़ने से पहले वायुमंडल में प्रवेश कर गए। संघ ने स्काईपोर्ट पर उसके लिए एक रिसेप्शन पार्टी की व्यवस्था की थी, 100 से अधिक लोगों के साथ एक भव्य स्वागत समारोह। वे मुस्कुराते हुए देखते रहे जैसे ही क्रूजर उतरे। बंदरगाह में इंजनों की गड़गड़ाहट की गर्जना गूंज उठी। सबसे पहले बाहर निकलने वाले 100 से अधिक लड़ाकू साधक थे जो 7 एस्कॉर्ट क्रूजर के अंदर थे और पृथ्वी की यात्रा के दौरान वांग बाओले की रक्षा कर रहे थे। वे क्रूजर से बाहर निकले और क्षेत्र को सुरक्षित किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ सुरक्षित और सुरक्षित है, मुख्य क्रूजर के दरवाजे धीरे धीरे खुले। जैसे ही वह खुला, वांग बाओले, जिसने अभी अभी अपनी पोशाक को ठीक किया था और गंभीर भाव धारण किया था, धीरे धीरे बाहर चला गया। गधा उसके पीछे पीछे चला, स्पष्ट रूप से उत्साहित। वह चारों ओर देखता रहा क्योंकि पृथ्वी पर सब कुछ उसकी आंखों के लिए नया था। सिटी लॉर्ड वांग, पृथ्वी पर वापस स्वागत है। जैसे ही वांग बाओले प्रकट हुए, स्वागत पार्टी में मौजूद लोगों ने तुरंत झुककर वांग बाओले का अभिवादन किया। उनका नेतृत्व एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कर रहा था जो कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में साधना कर रहा था। जब उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और वांग बाओले को सलाम किया तो उसकी मुस्कान में गर्मजोशी थी। भले ही वांग बाओले को दूसरे व्यक्ति की सही रैंक और कार्यालय का पता नहीं था, लेकिन वह इतने लंबे समय से फेडरेशन प्रशासन में काम कर रहा था। वह लंबे समय से ऐसे आयोजनों में अपेक्षित सामाजिक शिष्टाचार का अभ्यस्त था। क्रूजर से उतरने के बाद वह सबसे पहले खड़ा हुआ और उन लोगों को झुककर प्रणाम किया जिन्होंने उसका अभिवादन किया था। फिर उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और चेहरे पर मुस्कान के साथ मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सलाम किया। अग्रणी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उनके पारस्परिक झुकाव को देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसने वांग बाओले का नाम कई बार सुना था। अब जब वह आखिरकार उससे मिल रहा था तो वह इस छोटी सी बात से बता सकता था कि वांग बाओले एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद को संचालित करना और भीड़ को नियंत्रित करना जानता है। उसे ऐसे लोग पसंद थे। भले ही वे अधिक जटिल थे, लेकिन वे वर्तमान संघ के माहौल के अनुकूल थे। जैसे ही वांग बाओले के चेहरे पर मुस्कान उभरी, वह भी जोर से हंसा। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और वांग बाओले के पास गया। थोड़ी सी सौहार्दपूर्ण बातचीत के बाद वांग बाओले को पता चल गया कि वह कौन है। वह एक सेकेंडरी रैंक 2 नोबल भी था। हालांकि वांग बाओले के विपरीत, जिसे नई भूमि को उपनिवेश बनाने के लिए एक राजदूत के रूप में अंतरिक्ष में भेजा गया था, वह संघ के अध्यक्ष के कार्यालय का मुख्य सचिव था। वह राजधानी शहर के मुख्यमंत्री और संघ के अध्यक्ष के वफादार अधीनस्थ के समान था। उसका स्वागत संघ के अध्यक्ष के वांग बाओले के प्रति रवैये की अभिव्यक्ति थी। यह महसूस करने के बाद कि वह कौन है, वांग बाओले को भी एहसास हुआ कि उसकी उपस्थिति का क्या मतलब है। वे खुशी खुशी बातें करते रहे और उनकी मुस्कान और बढ़ गई। वांग बाओले फीनिक्स शहर की ओर क्यों जा रहे थे, ये स्पष्ट करने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत उन्हें वहां भेजने के लिए एक क्रूजर की व्यवस्था की। भले ही हमें पूरी मानवता और संघ की रक्षा करने का काम सौंपा गया है, फिर भी हम दिल से साधक हैं। हम अंतरिक्ष में यात्रा करने में असमर्थ हैं, इसलिए हम क्रूजर का उपयोग करते हैं। लेकिन अब जब मैं अपने ग्रह पर वापस आ गया हूं, तो क्रूजर की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बस वहां और जाऊंगा। वांग बाओले ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव को चतुराई से ठुकरा दिया।
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने उत्तर पर थोड़ा विचार किया और आगे जोर नहीं दिया। वान बाओले ने उन लड़ाकू साधकों को निर्देश दिया जिन्होंने उन्हें पृथ्वी पर वापस लाया था कि वे राजधानी शहर में आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करें। फिर उन्होंने मुख्य सचिव को विदाई दी। एक कदम और अपने हाथ की एक लहर के साथ एक उड़ती हुई तलवार उनके भंडारण कंगन से उड़ गई। उन्होंने एक पैर उठाया और उड़ती हुई तलवार पर चढ़ गए, इससे पहले कि वह अचानक इंद्रधनुषी चाप की तरह आकाश में उड़ती हुई स्वर्ग में चली गई। रिसेप्शन पार्टी ने नीचे मैदान से देखा कि वान बाओले अपनी उड़ती हुई तलवार पर खड़ा था। उसके चेहरे पर हवा के झोंके के साथ उसके बाल हिल रहे थे। अपने गोल मटोल शरीर के बावजूद वह अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह धरती पर भटकने वाला अमर प्राणी हो, अलौकिक और सांसारिक इच्छाओं और जरूरतों का एक भी रंग नहीं जो हम लोगों पर राज करते हैं। इस तरह वह धीरे धीरे दूर चला गया। हम साधकों को भी ऐसा ही होना चाहिए, फेडरेशन प्रेसिडेंट के कार्यालय के मुख्य सचिव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके शब्द हवा में गूंज उठे और जब उन्होंने जो कहा उसे सुनकर सभी की आंखों में ईर्ष्या भर गई। आखिरकार केवल एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक ही लंबी दूरी की उड़ान के माध्यम से आसमान की यात्रा कर सकता है। एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र साधक छोटी दूरी के लिए भी ऐसा ही कर सकता है, लेकिन एक बार यात्रा लंबी हो जाने पर उन्हें इस तरह की यात्रा को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि हम कब सिटी लॉर्ड वान बाओले की तरह बनेंगे जो एक उड़ती हुई तलवार पर शहरों के बीच यात्रा करते हैं। भीड़ ने आह भरी और धीरे धीरे तितर बितर हो गई। जहां तक वान बाओले का सवाल है, वह भी अपनी उड़ती हुई तलवार पर था और राजधानी शहर के मापदंडों को छोड़कर फीनिक्स शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसका मूड खुश था और उसका उत्साह ऊंचा था। उसने क्रूजर पर यात्रा करने का विकल्प नहीं चुना था क्योंकि उसे लगा कि चूंकि वह पहले से ही एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक था, इसलिए क्रूजर लेना उसके दर्जे के नीचे होगा। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधकों को उड़ना चाहिए, यही एकमात्र तरीका है जो उनकी स्थिति के अनुकूल है। वान बाओले खुशी और आनंद से भरपूर था। उसने आने वाली हवाओं के खिलाफ अपनी गति बढ़ा दी। उसने हवा में गोली चलाते हुए गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला शुरू की जिससे जमीन पर मौजूद जानवर जम गए क्योंकि उन्होंने अपने सिर के ऊपर गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। वान बाओले ने जो कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधना की, उसने प्राचीन मार्शल क्षेत्र और ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के जानवरों को डरा दिया। वे जमीन से अपना सिर उठाने से भी डर गए। जब वह कुछ छोटे शहरों से गुजरा तो शहरों में रहने वाले लोगों ने भी आसमान में तेज गड़गड़ाहट सुनी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने एक अस्पष्ट आकृति को बिजली की तरह आकाश में दौड़ते हुए देखा। हवा में सांसें थमसी गईं। संघ में प्राचीन मार्शल क्षेत्र में एक साधक को देखना आम बात थी। सच्चे श्वास क्षेत्र के साधक भी नियमित रूप से देखे जाते थे। कोई व्यक्ति फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक से भी मिल सकता था। हालांकि कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और गिने चुने लोगों में गिने जाते थे। शायद ही कोई उन्हें व्यक्तिगत रूप से देख पाता हो। वान बाओले की उड़ती तलवार के जरिए उड़ान ने स्वाभाविक रूप से घर वापस आने की यात्रा के दौरान बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया। हालांकि ऐसे बहुत से लोग थे जो वान बाओले की साधना के वास्तविक स्तर को नहीं जानते थे और उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए थे, फिर भी शहरों के अंदर फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक स्पष्ट रूप से उस शक्तिशाली अधिकार को महसूस कर सकते थे जो उनके शहरों के ऊपर से गुजरने वाले क्षणभंगुर व्यक्ति से निकल रहा था। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक। एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र वरिष्ठ अपनी तलवार पर उड़ रहा है। हवा में सदमे की सांसें गूंज उठीं। जैसे जैसे वान बाओले तेजी से उड़ता गया, हवा में बिजली की चमक की तरह वह कुछ लंबी दूरी के यात्री क्रूजर को भी देखने में कामयाब रहा। जब वह उनके पास से गुजरा, जैसे ही वह उनसे आगे निकल गया, उसने यात्रियों की आंखों में चौंकने वाले भाव देखे। स्पिरिट, इंटरनेट और यहाँ तक कि कुछ मीडिया आउटलेट पर भी खबरें आने लगीं। वान बाओले को अपने फैसले पर पछतावा होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उसने कल्पना की थी कि उड़ती तलवार के जरिए उड़ान भरना एक अविश्वसनीय रूप से सुखद अनुभव होगा। हालांकि जब उसने आखिरकार ऐसा किया, खासकर इतनी लंबी दूरी पर, वान बाओले को पता चला कि उसके चेहरे पर हिंसक हवाओं का प्रहार क्या होता है और अत्यधिक चुभने वाली ठंड का क्या मतलब होता है। वह जितनी तेजी से उड़ता, हवाएं उतनी ही तेज होती गईं और प्रतिरोध उतना ही मजबूत होता गया। चेहरे पर हवा का झोंका आना शायद कुछ हद तक काव्यात्मक लगे, लेकिन कुछ समय बाद हवाएं ऐसी ठंडक बन जाती हैं जो हड्डियों में गहराई तक चुभ जाती हैं। अगर वह अपनी साधना को अब एक सुरक्षात्मक अवरोध के रूप में सक्रिय कर दे तो वह और भी अधिक आत्मा क्यों ही खर्च करेगा। वान बाओले ने खुद से कहा, फिर घर वापस आने की पूरी योजना को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया। अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने की तुलना में उसे लगा कि आराम ज़्यादा प्राथमिकता है। उसने अपने पहले के गलत विचारों को सुधारा जो उसके कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंचने और सेकेंडरी रैंक टू नोबल बनने के कारण पैदा हुए थे और जल्दी से अपना क्रूजर निकाला। आराम से अंदर बैठे उसने स्नैक्स का एक बैग निकाला और फीनिक्स सिटी की ओर क्रूजर को मोड़ते हुए नाश्ता करना शुरू कर दिया।
जबकि फीनिक्स सिटी और राजधानी शहर के बीच काफ़ी दूरी थी, वान बाओले की साधना के बढ़ने के साथ क्रूज़र की गति काफ़ी बढ़ गई। पूरी यात्रा में सिर्फ 2 घंटे लगे और फीनिक्स सिटी जल्द ही नज़र में आ गई। शहर के बाहर सैकड़ों लोग उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वान बाओले को ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। उच्च अधिकारियों की आत्मकथाएं पढ़ने के बाद वह जानता था कि सेकेंडरी रैंक टू नोबल के रूप में और अभी अभी फीनिक्स सिटी में वापस आने के बाद सिटी लॉर्ड को उसका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये होता कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। जब वान बाओले का क्रूज़र फीनिक्स सिटी के बाहर उतरा तो शहर के अधिकारियों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिनका नेतृत्व लियू दाओबिन के पिता कर रहे थे। लियू दाओबिन के पिता रिसेप्शन पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे क्योंकि उन्हें फीनिक्स सिटी के सिटी लॉर्ड के रूप में पदोन्नत किया गया था। स्वाभाविक रूप से इसका बहुत कुछ लियू दाओबिन से लेना देना था, जो वान बाओले के भरोसेमंद अधीनस्थ थे, और मंगल ग्रह पर लियू दाओबिन की नियुक्ति। गर्मजोशी से स्वागत के दौर के बाद लियू दाओबिन के पिता, ये जानते हुए कि वान बाओले अपने माता पिता से मिलने के लिए वापस आ गए हैं, उन्होंने वान बाओले का ज़्यादा समय नहीं लिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि रिसेप्शन संक्षिप्त रहे और वान बाओले की वापसी के बारे में उनके दृष्टिकोण को पर्याप्त रूप से व्यक्त किया। वान बाओले भी खुश थे क्योंकि वे भी यहाँ बहुत ज़्यादा समय बिताने के लिए तैयार नहीं थे। उनका दिल पहले से ही घर की ओर देख रहा था और वे जल्दी से समूह से अलग हो गए और घर की ओर चल दिए। जिस क्षेत्र में उसका घर था वह बदल गया था और अब वह वैसा नहीं था जैसा उसने याद किया था। उसके आसपास कई और अपरिचित चेहरे थे, उनमें से ज़्यादातर ट्रू ब्रीथ क्षेत्र में थे। हालांकि उसने 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र साधकों को देखा। वे एक कोने से दिखाई दिए, इथरियल दाओ कॉलेज के वस्त्र पहने हुए। उन्होंने अपनी मुट्ठियां बांधी और वान बाओले को सलाम किया। वे शिष्य थे जिन्हें इथरियल दाओ कॉलेज द्वारा वान बाओले के परिवार की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। आवासीय क्षेत्र के चारों ओर शहर के गार्ड भी थे, जो स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी तरह से संरक्षित था। वान बाओले ने सिर हिलाया। उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और अपने घर की ओर चलने से पहले गार्ड को सलाम किया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने अपने पिता की आवाज़ सुनी और उसमें मौजूद नाखुशी उनके घर के अंदर गूंज रही थी। मेरे अपने बेटे को पाने में मुझे क्या दिक्कत है? वह छोटा लियू, वह औपचारिकताओं पर बहुत ज़्यादा अड़ा हुआ है। जिस क्षण मैंने अपने बेटे को गोद लेने की इच्छा जताई, उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। वह इस बारे में बात करता रहा कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं और कैसे उसे चिंता थी कि अगर मैं चला गया तो बाओले गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। बस करो, उसका काम भी मुश्किल है। इसके अलावा तुम सिर्फ पुरातत्व टीम के मुखिया हो। एक सिटी लॉर्ड जब भी तुम्हें देखता है तो तुम्हें इतना सम्मान देता है, तुम्हें और क्या चाहिए? वान बाओले की माँ की आवाज़ भी गूंजी। आवाज़ का लहजा सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बात की, उसके पिता ने एक और शब्द नहीं कहा। वान बाओले के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने अपने माता पिता की बातचीत सुनी। उस पल वह भूल गया कि वह एक सेकेंडरी रैंक टू नोबल था, कि वह एक विशेष क्षेत्रीय शहर का सिटी लॉर्ड था और कि वह एक कोर फॉर्मेशन रियल कल्टिवेटर था। वह वापस वही हो गया जो वह था जब उसने दरवाज़ा खोला और चिल्लाया, माँ, पिताजी, मैं घर आ गया हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वान बाओले के सामने सबसे पहले एक सोफ़ा आया। उसके पिता सोफे पर हाथ जोड़े बैठे थे, जबकि उसकी मां ने एप्रन पहना हुआ था और खाने की मेज़ पर सुअर के पैरों की प्लेट रखी हुई थी। उन्होंने अपना सिर घुमाया और देखा कि वान बाओले दरवाजे पर खड़ा है। तुम छोटे बदमाश, तुमने अपने पिता से पहले अपनी मां को क्यों बधाई दी? वान बाओले के पिता अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। वह अपने पैरों पर खड़े होने ही वाले थे कि उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपना चेहरा सीधा किया और घूरते हुए पूछा। हालांकि जैसे ही उन्होंने वान बाओले को घूरा, वान बाओले की मां ने तुरंत उन्हें घूरना शुरू कर दिया। जल्दी करो, बर्तन में रखा खाना बाहर निकालो। वान बाओले की मां ने अपने पति की अनदेखी की और वान बाओले के सामने चली गई, उसकी आंखों में दर्द के साथ उसके गोल चेहरे पर चुटकी ली। बाओले, क्या मंगल ग्रह का खाना तुम्हें पसंद नहीं है? देखो तुम कितने दुबले हो गए हो। आपकी बूढ़ी माँ आपको पहचान ही नहीं पाई। वान बाओले ने देखा कि उसकी माँ उसके पास आए और उसके गालों को दबाने वाली थी। उसने डर के मारे गहरी सांस ली और जल्दी से अपने शरीर के अंदर की साधना को दबा दिया। उसने अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला कर दिया ताकि उसकी मां को उसके गालों को दबाने से कोई प्रतिक्रिया न मिले। ये कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वह वास्तव में चिंतित था कि उसकी वर्तमान साधना और भौतिक शरीर उसके माता पिता को नुकसान पहुंचा सकता है। सौभाग्य से वान बाओले की सजगता तेज थी। जैसे ही उसकी साधना दबाई गई और उसके चेहरे की मांसपेशियां शिथिल हुईं, उसकी मां ने बिना कुछ देखे उसके गालों को दबा दिया। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा ने वान बाओले के अंदर गर्माहट पैदा कर दी। यह एक ऐसी गर्मी थी जिसे मंगल पर महसूस नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि जब उसके दोस्त उसके साथ होते थे, तब भी उसे जो एहसास होता था वह इस मौजूदा गर्मी से तुलना नहीं कर पाता था। उसने मुस्कुराया और अपने पेट को थपथपाया। माँ, देखो, इस पेट पर बहुत मांस है।
चिंता मत करो, मेरा वजन कम नहीं होगा। तुम्हारा पेट छोटा हो गया है। वान बाओले की मां ने आह भरी। उसने वान बाओले को सोफे पर खींच लिया और मंगल ग्रह पर उसके जीवन के बारे में पूछताछ करने लगी, सभी विवरण पूछे। उसकी आंखों में प्यार भर गया और वान बाओले को बहुत गर्मजोशी महसूस हुई और वह शांत होने लगा। एक गर्लफ्रेंड? जरूर माँ, मैं आपको बता दूं, मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं। वास्तव में बहुत ज़्यादा। वे बहुत परेशान करने वाली हैं। कोई मेरा ख्याल रखे। माँ, मैं अब सेकेंडरी रैंक 2 नोबल हूँ। बहुत से लोग मेरी गांड चाटने और मेरे लिए काम करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे पास अपने खुद के गार्ड भी हैं। चिंता मत करो। आह माँ, जब मैं आया तो मुझे एहसास हुआ कि तुम अब जवान दिखते हो। तुमने ये कपड़े कहाँ से लिए? वे वाकई फैशनेबल दिखते हैं। वान बाओले ने विषय बदलने के अपने कौशल का इस्तेमाल किया और तुरंत अपनी माँ का ध्यान हटा दिया। उसने देखा कि यह कितना प्रभावी था और उसने और तारीफें करना शुरू कर दिया। अंत में वान बाओले की माँ हंसी और डांटते हुए वान बाओले के सिर पर थप्पड़ मारा। उसकी आंखों में प्यार चमक उठा। उसने अपने पति की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली, जो रसोई से बर्तन निकाल रहा था। वान बाओले सिर्फ आह भर सकता था और अपने पिता के लिए सहानुभूति महसूस कर सकता था। जल्द ही सभी व्यंजन खाने की मेज पर रख दिए गए। तीनों का परिवार आखिरकार सालों के अलगाव के बाद अपने पहले पुनर्मिलन के भोजन के लिए एक साथ बैठा। वान बाओले ने बातचीत का नेतृत्व किया और माहौल उसकी मां की अंतहीन हंसी से गर्म हो गया, जिसे उसके पिता की असंतुष्ट खर्राटों ने विराम दिया। बाओले से बातचीत का विषय जल्द ही पोते पोतियों की ओर मुड़ गया। वान बाओले की मां इस विशेष विषय को लेकर चिंतित लग रही थी। बाओले, तुम कहते हो कि तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं। तुम इस बार एक को घर क्यों नहीं लाए? तुम्हें जल्दी से घर बसा लेना चाहिए। नहीं, तुम कल मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए मैचमेकिंग लेकर आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि डिप्टी सिटी लॉर्ड जू की बेटी काफ़ी अच्छी जोड़ी है। जब भी मैं उसे देखता हूँ वह बहुत मिलनसार होती है और बेटे पैदा करने वाली लगती है। वान बाओले ये सुनकर दंग रह गया। उसने हमेशा सोचा था कि मैचमेकिंग एक शर्मनाक बात है, खासकर उसके जैसे किसी के लिए। वह पूरे संघ में सबसे सुंदर व्यक्ति था। उसे मैचमेकिंग की क्या ज़रूरत थी? बकवास। वान बाओले के बोलने से पहले उसके पिता ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और अपना जबड़ा ऊपर उठा लिया। उन्होंने गंभीरता से कहा, बाओले अब एक सेनेटर है और एक विशेष क्षेत्रीय शहर का सिटी लॉर्ड है। हम उसकी शादी के साथ कैसे मजाक कर सकते हैं? बूढ़े वान, तुम बहुत प्रभावशाली हो गए हो। अब तुम मुझ पर अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? एक पुरातत्व टीम का एक साधारण नेता जो मेरे बेटे की महिमा में डूबा हुआ है, तुम मेरे सामने किसी व्यक्ति होने का दिखावा कैसे कर सकते हो? वान बाओले की मां हमेशा वान बाओले के प्रति दयालु और प्यार करने वाली थी, लेकिन अपने पति से बात करते समय वह बेहद सख्त और उग्र थी। वर्तमान में वह घूरते हुए अपनी आंखें बाहर निकाल रही थी। वान बाओले के पिता कांप उठे और उन्होंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, केवल अपना सिर नीचे किया और बुदबुदाया, वह मेरा बेटा भी है। चुप रहो और खाओ। वान बाओले की आंखें सिकुड़ गईं और वह ये दृश्य देखकर मुस्कुराया। वह भावनाओं से अभिभूत हो गया। अचानक उसे लगा कि वह बदल गया है। पहले जब वह घर आता था तो उसे कोई खास भावना नहीं होती थी। हालांकि इस बार वह समय आने पर उन्हें छोड़ने में अनिच्छा महसूस कर सकता था। उसे अचानक आश्चर्य हुआ कि क्या वह अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में बहुत व्यस्त था और उसने घर के बुजुर्गों की उपेक्षा की थी। वह अक्सर अपने माता पिता से बात करता था। उसने कई बार लोगों से गोलियां भी मंगवाई थीं। हालांकि उसके माता पिता में साधना की प्रतिभा नहीं थी, लेकिन इन गोलियों की मदद से वे प्राचीन मार्शल क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में सफल रहे थे। कुछ हद तक इससे उनकी आयु भी बढ़ सकती थी। लेकिन वान बाओले अचानक बहुत डर गया। उसे डर था कि जैसे जैसे वह साधना जारी रखेगा, समय का क्रूर बीतना जारी रहेगा। एक दिन शायद वह एकांत में चला जाए, लेकिन वहां से निकलकर उसे पूरी दुनिया बदली हुई दिखेगी और वे लोग चले जाएंगे जिन्हें वह जानता था। छोटी मिस्सी, क्या इस दुनिया में ऐसी गोलियां या दुर्लभ प्राकृतिक तत्व हैं जो एक साधारण व्यक्ति की आयु बढ़ा सकते हैं? वान बाओले ने अपने मन में चुपचाप पूछा। जब से छोटी मिस्सी ने कहा था कि वह डार्क आर्टिफैक्ट में वापस सोने जा रही है, उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। जब वान बाओले ने पहली बार डार्क आर्टिफैक्ट छोड़ा था और उससे संपर्क करने की कोशिश की थी, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि अब लिटिल मिस्सी की आवाज़ उसके सिर में धीरे से गूंज रही थी। ये थोड़े दुख और पुरानी यादों के साथ साथ एक निश्चित सहानुभूति से रंगी हुई थी। हाँ, वान बाओले ने गहरी सांस ली। वह मुस्कुराया। जब तक वे मौजूद हैं, वह उन पर अपना हाथ रखने का कोई रास्ता खोज लेगा। इससे उसकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। उसने अपने माता पिता की ओर देखा, फिर हंसते हुए कहा, माँ, हम क्यों नहीं चले जाते? चलो ईथरियल सिटी में ईथरियल डाओ कॉलेज के बगल में चले जाते हैं। वान बाओले के पिता ने यह सुना और कुछ कहने ही वाले थे कि वान बाओले की माँ ने नाक सिकुड़ी।
उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और चावल खाना जारी रखा। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने कहा था और केवल चावल खाया, दूसरे बर्तनों को छुआ तक नहीं। बाओले, मैंने तुम्हारे साथ इस पर चर्चा करने की योजना बनाई थी, भले ही तुमने यह मामला न उठाया हो। अब फीनिक्स सिटी में रहना उतना आरामदायक नहीं लगता। दूर चले जाना एक अच्छा विचार लगता है। वान बाओले की माँ ने कुछ देर सोचा, फिर सहमति में सिर हिलाया। उसने सटीक कारण नहीं पूछा, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी। उसका बेटा बहुत अनुकरणीय था और इतने उच्च पद पर था। माता पिता के रूप में ऐसे समय होते हैं जब उन्हें बस इतना करना होता है कि अपने बच्चों को कोई परेशानी न हो। चूंकि उनके बेटे ने कहा कि उन्हें जाना चाहिए, तो वे चले गए। उसने मंगनी के मामले पर भी विचार किया। इथरियल सिटी जैसे बड़े शहर में चुनने के लिए अधिक संभावित बहुएं होंगी। फीनिक्स सिटी की तुलना में उसके पास बहुत अधिक विकल्प होंगे। उन्होंने एक दिल को छू लेने वाला डिनर समाप्त किया। रात हो गई। वान बाओले अपने छोटे से बेडरूम में लौट आया और अपने छोटे से बिस्तर पर लेट गया, बाहर चांद को निहारता रहा। वह मुस्कुराया और ध्यान या प्रशिक्षण नहीं किया, बस खुद को आराम करने और अपनी आंखें बंद करने दिया। फिर उसने सपना देखा, कुछ ऐसा जो उसने बहुत लंबे समय से नहीं किया था। समय बीत गया। 5वें दिन, जब उसके माता पिता ने सब कुछ निपटा लिया, पूरा परिवार वान बाओले के क्रूजर पर सवार होकर चला गया। लियू दाओबिन के पिता उन्हें जाते हुए देखने के लिए कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, उन्हें पता था कि वान बाओले की वर्तमान स्थिति और साधना के साथ उनके माता पिता के लिए शहर में रहना अब उचित नहीं था। अन्य सभी चिंताओं को अलग रखते हुए उनकी सुरक्षा एक समस्या बन जाएगी। फीनिक्स सिटी आखिरकार एक छोटा शहर था। इसकी तुलना इथरियल सिटी से नहीं की जा सकती थी, जो इथरियल दाओ कॉलेज के बगल में थी। ये लगभग एक गढ़ और लगभग अभेद्य था। वान बाओले की स्थिति के कारण उनके माता पिता को इथरियल सिटी में बहुत अधिक सुरक्षा मिलेगी। उन्हें अपने जीवन के बाकी हिस्सों में किसी भी कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। ये समझकर वान बाओले के बूढ़े माता पिता ने जाने में अपनी अनिच्छा को दबा दिया। वे अपने बेटे के साथ क्रूजर पर सवार हो गए क्योंकि उन्हें लोगों की भीड़ ने विदा किया था। क्रूजर उठा और इथरियल सिटी की ओर गर्जना करते हुए तेजी से आगे बढ़ा। वान बाओले ने क्रूजर को आराम से उड़ने दिया। एक तरफ ये सुनिश्चित करना था कि यात्रा के दौरान उसके माता पिता को कोई असुविधा न हो। दूसरी तरफ, जबकि उसके पिता पुरातत्व टीम का हिस्सा थे और अक्सर शहर छोड़कर बाहर निकल जाते थे, उसकी मां ने अपने पूरे जीवन में कभी इतनी दूर की जगहों की यात्रा नहीं की थी। वान बाओले ने इस मौके का इस्तेमाल अपने माता पिता को सैर कराने के लिए करने का इरादा किया। वान बाओले की साधना और स्थिति के साथ, जबकि वह पूरी तरह से अजेय नहीं था, फिर भी उसके पास अपने माता पिता को पृथ्वी पर आने वाले नुकसान से बचाने की क्षमता थी। इस धरती के दृश्य उनकी आंखों में चमकते ही बुजुर्ग दंपत्ति के दिल से विदा का दुख दूर हो गया। वे पर्वत श्रृंखलाओं पर उड़े और बर्फ से लदी एक चोटी पर उतरे। उन्होंने बर्फ पिघलाई और चाय बनाए, आकाश में बादलों की परतों को देखा और बर्फ के पहाड़ों के नीचे नीली झीलों को देखा। वे जंगलों के टुकड़ों से आगे बढ़े। उन्होंने घने जंगलों के सबसे गहरे हिस्सों में पक्षियों को देखा और फूलों को सूंघा। उन्होंने देखा कि जो क्रूर, डरावने जानवर होने चाहिए थे, वे आज्ञाकारी छोटे पिल्लों में बदल गए, अपना पेट दिखाते हुए और उनका पक्ष लेते हुए। वे विशाल रेगिस्तानों पर छलांग लगाते रहे और रेगिस्तान के भीतर नखलिस्तान में साफ पानी पीते रहे। क्रूजर ने 3 लोगों के परिवार को नीले आसमान के नीचे तेजी से आगे बढ़ाया, बादलों को चीरते हुए और पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़ते हुए। एक साधक का जीवन वान बाओले के माता पिता के सामने आंशिक रूप से प्रकट हुआ। माँ, जब मैं बच्चा था, मैंने कहा था कि मैं आपको और पिताजी को दुनिया की यात्रा पर ले जाऊंगा। वान बाओले ने अपने माता पिता के खुश, मुस्कुराते चेहरों को देखा और देखा कि वे हर उस जगह की तस्वीरें ले रहे थे जहां वे गए थे। वह क्रूजर पर खड़ा था, उसके दिल में खुशी भर गई। यह एक ऐसा आनंद था जो सेकेंडरी रैंक टू नोबल में पदोन्नत होने की खुशी से बढ़कर था। ये पहली बार था जब वान बाओले अपने माता पिता को वयस्क होने के बाद इतनी लंबी यात्रा पर ले गया था। वे पहाड़ों पर गए और नदियों को पार किया। उन्होंने जंगलों से यात्रा की और विशाल रेगिस्तानों को पार किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह खूंखार जानवरों से भरी एक खतरनाक जगह थी, एक बंजर सुनसान जमीन थी, या ऐसी जगह थी जहां कोई भी आम इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। पृथ्वी पर कुछ निश्चित क्षेत्रों को छोड़कर वान बाओले की वर्तमान कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना के साथ वह अपने माता पिता को साथ ला सकता था और बिना किसी कठिनाई के उन जगहों की यात्रा कर सकता था। नवजात आत्मा क्षेत्र वर्तमान संघ में किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च साधना क्षेत्र था। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद संघ में सबसे शक्तिशाली साधकों में से एक के रूप में पहचाना जाएगा। इसके अलावा सेकेंडरी रैंक टू नोबल में पदोन्नत होने के बाद वान बाओले गोपनीय जानकारी तक पहुंचने में सक्षम था, जो केवल सेकेंडरी रैंक टू नोबल्स और उससे ऊपर के लोगों के पास ही थी। उन्होंने ग्रेट अर्थ एरे फॉर्मेशन के बारे में कुछ दस्तावेज पढ़े।
दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सेकेंडरी रैंक टू नोबल्स और उससे ऊपर के लोगों के पास ग्रेट अर्थ एरे फॉर्मेशन तक सीमित पहुंच थी। हालांकि पहुंच काफ़ी सीमित थी, लेकिन ऐसे पहुंच अधिकार रखने से यह सुनिश्चित हो जाता था कि कम रैंक वाले कुछ लोग उसे अपमानित करने और परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। परेशानी रहित छुट्टी 1 महीने से अधिक समय तक चली और वांग बाओले को महसूस हो रहा था कि उसके माता पिता थकने लगे हैं, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से। तभी उसने छुट्टी खत्म की और उन्हें ईथरियल सिटी ले आया। ईथरियल सिटी फीनिक्स सिटी से बहुत आगे निकल गई। यह एक शानदार तमाशा था जो महान भूमि पर खड़ा था। शहर का आकार और इसकी आबादी, साथ ही शहर में शक्तिशाली साधकों की संख्या और पृथ्वी के लिए इसका क्या महत्व है, ने ईथरियल सिटी को पृथ्वी के 17 मुख्य शहरों में से शीर्ष 5 में आराम से रखा। शहर के ठीक बगल में ईथरियल दाओ कॉलेज के साथ इसकी सुरक्षा भी काफ़ी मजबूत थी। इसके अलावा ये संघ के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के केंद्र में स्थित था और इसका प्रभाव और शक्ति पूरे क्षेत्र को एक विस्तृत जाल की तरह ढक लेती थी। ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की अग्रणी शक्ति के समान था। यही कारण था कि हर दिन खेती करने वाले और आम लोगों की बड़ी भीड़ ईथरियल सिटी में आती थी। वे या तो यहाँ से गुजरते थे, काम की तलाश में आते थे या फिर व्यापार करने के लिए। नतीजतन शहर में हमेशा जीवन और शोर शराबा रहता था। दिन में ये वाहनों और पैदल चलने वालों से भरा रहता था, जबकि रात में यह नियॉन लाइटों से जगमगाता और चकाचौंध रहता था। नतीजतन ईथरियल सिटी में चीज़ों की कीमत फीनिक्स सिटी की तुलना में ज़्यादा थी। ज़मीन, खास तौर पर, बहुत कीमती थी क्योंकि आपूर्ति की तुलना में मांग ज़्यादा थी। आखिरकार ईथरियल सिटी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का क्षेत्रीय शहर था। ये शांति और अशांति दोनों ही युगों में आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा था। ईथरियल सिटी में कई अमीर और धनी लोग इकट्ठा होते थे और जनता के लिए अज्ञात अनगिनत संसाधन और धन भी शहर के अंदर निवेश या रखे गए थे। ईथरियल सिटी की सड़कों पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि एक दिखने में नीरस व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से धन की भीड़ छिपा सकता है। यह एक आम बात थी। विभिन्न श्रेष्ठताओं ने ईथरियल सिटी के निवासियों को बाहरी लोगों का सामना करते समय श्रेष्ठता का एहसास कराया। इसके अतिरिक्त ईथरियल सिटी की स्थिति और धन अक्सर उन अधिकांश आगंतुकों को चौंका देता था जो पहली बार शहर का दौरा कर रहे थे। महान शहर की भव्यता और भव्यता से अभिभूत होकर वे खुद को हीन महसूस करने से नहीं रोक पाए। वांग बाओले के माता पिता साधारण लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन फीनिक्स सिटी में बिताया था। भले ही वांग बाओले के पिता पहले भी काम के लिए ईथरियल सिटी गए थे, लेकिन ये यात्रा अलग थी। वे यहाँ बसने जा रहे थे। जैसे ही क्रूजर शहर के पास पहुंचा, उन्हें कई तरह की भावनाएं महसूस होने लगीं और वांग बाओले की मां को भी ऐसा ही महसूस हुआ। ये शहर बहुत बड़ा है, ये हमारे फीनिक्स सिटी जितना अच्छा नहीं है। ये बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। लोग इतने मिलनसार नहीं होंगे। बाओले, मैंने सुना है कि इन महान शहरों में लोग अक्सर बाहरी लोगों को बहिष्कृत कर देते हैं। इस तरह के विचार वांग बाओले की मां के मन में यहाँ की यात्रा के दौरान नहीं आए थे। हालांकि जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्हें स्पष्ट रूप से थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने झल्लाहट शुरू कर दी। वांग बाओले अपनी मां के पास धैर्यपूर्वक खड़े रहे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें सांत्वना देने के बाद वह आखिरकार थोड़ी शांत हुईं। ये स्पष्ट था कि उन्हें अभी भी कई चिंताएं थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें पता था कि उनका बेटा कितना अद्भुत है, या उन्हें नहीं पता था कि उन्हें वास्तव में किस बात की चिंता थी। उन्हें बस यह महसूस हुआ कि अब जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तविक और अविश्वसनीय है। वांग बाओले समझ गए कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। कुछ सोचने के बाद उन्होंने लिन यू को एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा जब क्रूजर ईथरियल सिटी के हवाई बंदरगाह के पास पहुंचा। लिन यू अपने निवास में थे, अपने सामने प्राचीन पेड़ को देख रहे थे जब उन्हें वांग बाओले का वॉयस ट्रांसमिशन मिला। उनके हाथ में एक स्पिरिट स्टोन था। हालांकि वह साधना नहीं कर रहा था, केवल सीनेट से संबंधित कुछ मामलों के बारे में सोच रहा था। उसकी एक आदत थी, उसे सोचते समय स्पिरिट स्टोन की चिकनी सतह को छूना पसंद था। ये कुछ ऐसा था जो उसने बीस्ट वॉर के दौरान किया था। वांग बाओले की आवाज़ प्राप्त करने के बाद लिन यू ने अपने विचारों को एक तरफ रख दिया। उसने अपनी आवाज़ की रिंग चालू की, उसे देखा, फिर हंसा। उसे वांग बाओले से बहुत उम्मीदें थीं और लिन त्यानहाओ अब वांग बाओले के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा था। इसके अलावा लिन यू और वांग बाओले वर्तमान में एक समान स्थिति साझा करते हैं। उसने वांग बाओले के अपने परिवार को अपने शहर में ले जाने को बहुत महत्व दिया, इसलिए उसने तुरंत व्यवस्था की। नतीजतन जब वांग बाओले का क्रूजर ईथरियल सिटी के हवाई बंदरगाह पर उतरा, तो उसने देखा कि लिन यू और उसके अनुरक्षक व्यक्तिगत रूप से उसके आगमन का स्वागत करने के लिए वहां इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वांग बाओले बाहर निकला, उसने तुरंत अपनी मुठ्ठियां बांध लीं और लिन यू को एक जूनियर की तरह सलामी दी। लिन यू ने बस हंसा, आगे बढ़ा और वांग बाओले को थपथपाया। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कम मुलाकातें की, लेकिन वे अक्सर संवाद करते रहे। वे एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी अजीब या अपरिचित महसूस नहीं करते थे, क्योंकि वे खुशी खुशी बातचीत करते थे।
लिन यू वान बाओले के माता पिता के साथ भी बेहद सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते थे। ये जानने के बाद कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति इथरियल सिटी का नगर स्वामी है, वान बाओले के माता पिता सहज रूप से थोड़ा घबरा गए। लिन यू ने उनकी घबराहट को महसूस किया। उसकी मुस्कान दयालु थी और वह एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था, एक पड़ोसी की तरह जो मिलनसार था और कभी कभार चिढ़ाने से परहेज नहीं करता था। भाई वांग, लेडी वांग, घर बसाने के बाद कृपया मुझे आपके बेटे बाओले से कुछ अच्छे शब्द कहने में मदद करें। ये वास्तव में काफ़ी शर्मनाक है, लेकिन मेरा इकलौता बेटा, वह बेकार बच्चा, अब बाओले के लिए काम कर रहा है। वान बाओले के माता पिता ने ये सुनते ही जोर से हंस दिया। वे जानते थे कि लिन यू मजाक कर रहा था। वह उन्हें सहज महसूस कराने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वह उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वान बाओले अब सिर्फ एक आम साधारण व्यक्ति नहीं रह गया है। वह अपने प्रति उनके विश्वास को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। वान बाओले इस दृश्य से बेहद प्रभावित हुआ और उसने फिर से लिन यू की ओर सिर झुकाया। लिन यू ने व्यापक व्यवस्था की थी। वान बाओले के परिवार को प्राप्त करने के बाद वह उन्हें सिटी लॉर्ड के निवास के पास आंतरिक शहर क्षेत्र में ले आया। उसने वान बाओले को एक बड़ा सा घर उधार दिया। सिद्धांत रूप में यह एक ऋण था, लेकिन व्यवहार में यह एक उपहार था। निवास का भूमि क्षेत्र बहुत बड़ा था। इसमें एक लॉन और बगीचे थे, साथ ही 3 मंडप भी थे। ये जगह सुंदर ढंग से सजाई गई थी और शांत थी। हलचल भरे शहर में ऐसी शांत जगहें बहुत कीमती थीं। इसके अलावा यह आंतरिक शहर क्षेत्र में स्थित था और इसने किसी भी सुरक्षा और रक्षा संबंधी चिंताओं के संबंध में वान बाओले के दिल को शांत कर दिया। लिन यू ने नौकरों की भी व्यवस्था की थी। हालांकि वान बाओले के माता पिता को नौकर रखने की आदत नहीं थी। वान बाओले द्वारा चतुराई से प्रस्ताव ठुकराने के बाद लिन यू ने वहां से विदा ली। लिन यू के अपने आदमियों के साथ चले जाने के बाद भी वान बाओले के माता पिता विशाल निवास को घूरते रहे। उन्हें लगा जैसे वे किसी सपने में हों। अपने बेटे के लिए गर्व एक बार फिर उनके दिल में उमड़ पड़ा। लिन यू ने आगे की व्यवस्था कर ली थी। कुछ दिनों बाद वान बाओले के परिवार के साथ चर्चा के बाद शहर के पुरातत्व विभाग ने एक अतिरिक्त पर्यवेक्षक का स्वागत किया। ये वान बाओले के पिता थे। शहर के शिक्षा विभाग में एक नया पद बनाया गया जिसमें काफ़ी अधिकार थे। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति वान बाओले की मां थी। लिन यू का मानना था कि नए शहर में घुलने मिलने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि वान बाओले कौन है, इसकी घोषणा की जाए और परिवार के इर्द गिर्द अनगिनत चापलूसों की भीड़ जमा हो जाए। ये इथरियल सिटी की प्रशासनिक व्यवस्था में वान बाओले के माता पिता के लिए एक जगह बनाना था। इससे उन्हें अपना खुद का सामाजिक दायरा बनाने की अनुमति मिलेगी। उन्हें दिखावा करने या जानबूझकर छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वे कौन थे। प्रकृति को अपने तरीके से चलने दें। आखिरकार चाहे जो भी हुआ हो और चाहे वान बाओले के माता पिता को कोई भी परेशानी क्यों न हो, जब तक कि यह कुछ ऐसा था जिसे वान बाओले और लिन यू हल कर सकते थे, यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने नए कार्यस्थलों पर काम करना शुरू कर दिया। वे अपने नए वातावरण से परिचित हो गए और अपना समय बिताने के लिए कुछ करने लगे। धीरे धीरे परिवार इथरियल सिटी में बस गया। वान बाओले के पिता ने काम पर ध्यान केंद्रित किया। इसकी तुलना में वान बाओले की मां ने वान बाओले की शादी को प्राथमिकता दी थी। उसने अपना अधिकांश समय अपने बेटे के लिए संभावित भागीदारों का आकलन करने में बिताया। वान बाओले ने विचार करना शुरू कर दिया कि क्या उसे अब इथरियल दाओ कॉलेज वापस जाना चाहिए। उसे अपनी नई कोर फॉर्मेशन रियल्म साधना तकनीक प्राप्त करनी थी और कुछ अन्य मामलों को निपटाना था। कुछ दिनों बाद वान बाओले सुबह अपने घर से निकल गया। वह इंद्रधनुष के एक चाप में बदल गया और इथरियल दाओ कॉलेज की ओर दौड़ पड़ा। वान बाओले उन शिष्यों में सबसे अनुकरणीय व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कभी इथरियल दाओ कॉलेज से स्नातक किया था। अगर उन्होंने कॉलेज को आधिकारिक तौर पर अपनी वापसी के बारे में सूचित किया होता तो कॉलेज ने उनकी वापसी का स्वागत करने के लिए एक भव्य समारोह तैयार किया होता। जब उन्हें सेकेंडरी रैंक टू नोबल में पदोन्नत किया गया था तो शायद उन्हें इसमें दिलचस्पी थी। अब कुछ समय बीतने के बाद ऐसी दिलचस्पी डगमगा गई है। वास्तव में उन्हें ये परेशानी भरा लगा। यही कारण था कि उन्होंने कॉलेज को अपनी वापसी के बारे में आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया। उन्होंने कॉलेज परिसर में कदम रखने से पहले केवल संप्रदाय के भगवान को एक आवाज़ भेजी थी। लोअर अकेडमी द्वीप से गुजरते समय वान बाओले बीच हवा में रुक गए। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और लोअर अकेडमी द्वीप के छात्रों पर नजर डाली। थोड़ा अधिक समय धार्मिक आयुध संकाय के छात्रों को देखने में बिताया। अतीत की यादें उनके दिमाग में उभरने पर वे हंसे बिना नहीं रह सके। फिर वे मुड़े और एक बार फिर अपर अकेडमी द्वीप की ओर बढ़ गए। ऊपरी अकादमी द्वीप की सरनी संरचना ने वान बाओले को प्रवेश करने से नहीं रोका। आखिरकार वह इथरियल दाओ कॉलेज का शिष्य था। बिना किसी कठिनाई के सरनी संरचना को पार करने के बाद वान बाओले ने तुरंत संप्रदाय के भगवान की तलाश नहीं की। उसका सिर अचानक हवा में लटके कीमिया मंडप के पर्वत शिखर की ओर मुड़ गया।
एक नई साधना तकनीक प्राप्त करने के अलावा एक और महत्वपूर्ण काम था जिसे उसने कॉलेज लौटने पर करने की योजना बनाई थी। ये कुछ ऐसा था जिसे लेकर वह मंगल पर रहते हुए दुखी था और एक दिन करने के बारे में सोचा था। ये था बनी के एकांतवास के बारे में। वह शायद एक बूढ़ी बनी में बदल गई है जो उस समय एकांतवास में रहती है। कीमिया मंडप जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। वे मेरे और बनी के बारे में जानते हैं, इसलिए वे बनी को निशाना बना रहे हैं। वान बाओले ने नाक भान से कुड़ी। उसने अपना मन बना लिया था। वह बनी के गुरु से स्पष्टीकरण लेने जा रहा था। वह बूढ़ा आदमी ही शायद बन्नी के हमेशा एकांत में रहने का कारण था। वान बाओले बहुत नाखुश था। जैसे ही वह समूह से बाहर निकला, वह सीधे कीमिया मंडप की ओर बढ़ गया। हालांकि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर भी ऊपरी अकादमी द्वीप पर कई शिष्यों में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने वान बाओले की क्षणभंगुर आकृति देखी। अन्य शायद इतने दिखाई नहीं देते, लेकिन वान बाओले अब प्रसिद्ध हो चुके थे। इसके अलावा उन्हें पहचानना बेहद आसान था। जल्द ही किसी ने चौंक कर कहा, मुझे लगता है कि मैंने अभी देखा सबसे बड़े वरिष्ठ भाई वान बाओले को। मैंने भी उन्हें देखा। ये वरिष्ठ भाई वांग होना चाहिए, लेकिन वे धार्मिक आयुध मंडप की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं, बल्कि कीमिया मंडप की ओर जा रहे हैं। हे भगवान, हमारे सबसे बड़े वरिष्ठ भाई वापस आ गए हैं। हवा में चौंककर आवाज़ें गूंज उठीं और किसी ने स्पिरिट इंटरनेट पर इसके बारे में उत्साहपूर्वक पोस्ट भी किया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इथरियल दाओ कॉलेज के शिष्यों की नज़र में वान बाओले एक किंवदंती बन गए थे और अधिक से अधिक शिष्य उन्हें सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में संबोधित करने लगे। ऊपरी अकादमी द्वीप पर अधिक लोगों को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था और अधिक शिष्य खुले में दिखाई देने लगे, उत्साहपूर्वक वान बाओले का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। वान बाओले कीमिया मंडप के बाहर आ गए थे और अंदर घुसने ही वाले थे कि कीमिया मंडप की सरणी संरचना ने उन्हें रोकने के प्रयास में अपनी शक्ति को प्रकट किया। ऊपरी अकादमी द्वीप पर प्रत्येक मंडप की अपनी अलग सरणी संरचना थी। जब तक अनुमति नहीं दी जाती, जो लोग उस मंडप से संबंधित नहीं थे उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। हालांकि सरणी संरचना केवल एक बाधा के रूप में कार्य करती थी जिसमें हमला करने की क्षमता नहीं थी। आखिरकार ये कॉलेज के शिष्य थे। सरणी संरचना एक सच्चे श्वास क्षेत्र साधक के लिए एक बड़ी बाधा साबित हुई। यहाँ तक कि एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक को भी यह एक चुनौती लगेगी, लेकिन एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक के लिए यह व्यवहारिक रूप से अस्तित्वहीन था। जैसे ही वान बाओले ने सरणी संरचना में प्रवेश किया और इसे सक्रिय किया गया, एक जबरदस्त धमाका हुआ। वान बाओले ने सूंघते हुए कहा, कीमिया मंडप की सरणी संरचना विकृत होने लगी। ये वान बाओले को रोक पाने में असमर्थ था और वह सीधे मंडप में घुस गया। जैसे ही उसने एक जोरदार कदम अंदर डाला, अलार्म बजने लगे। वे पूरे अल्कमी पवेलियन में गूंज उठे, जिससे उसके शिष्य और एल्डर चौंक गए। अल्कमी पवेलियन में एक घुसपैठिया है। उसे सरणी संरचनाओं द्वारा रोका नहीं गया। कौन है? क्या हिम्मत है ऊपरी अकादमी द्वीप में घुसने की हिम्मत? घबराए हुए शिष्यों की भीड़ अपने गुफा निवासों से बाहर निकल आई। कुछ फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के एल्डर भी उग्र रूप से उड़ गए। उनका इरादा घुसपैठिए को दंडित करना था। हालांकि शिष्य जल्द ही एक परिचित व्यक्ति को विकृत सरणी संरचना से बाहर निकलते देखकर दंग रह गए। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई बाओले। ये सबसे बड़े वरिष्ठ भाई वान बाओले हैं। अल्कमी पवेलियन के शिष्यों ने चौंक कर कहा। वे तुरंत इस तथ्य को भूल गए कि वह अंदर घुस आया था और उत्सुकता से वान बाओले को प्रणाम किया। उनकी आंखों में विस्मय और श्रद्धा झलक रही थी। वान बाओले के स्नातक होने के बाद कुछ शिष्य कीमिया मंडप में प्रवेश कर चुके थे, जो उतने ही उत्साहित थे, लेकिन फिर भी अपने बगल वाले व्यक्ति से अनिश्चित रूप से पूछने का साहस किया, हम सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के हमारे समूह में घुसने के बारे में क्या करने जा रहे हैं? उनके बगल में खड़े लोगों ने उत्तर दिया, जिन्होंने उनकी ओर तिरस्कार भरी आंखों से देखा। उन्होंने उनकी कही गई बातों को सही करते हुए उन्हें फटकार लगाए। क्या तुम बहुत सारी गोलियां परिष्कृत करने से मूर्ख बन गए हो? सबसे बड़े वरिष्ठ भाई का कीमिया मंडप में प्रवेश करना कैसे एक सेंधमारी है? वह अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने बस पहले दस्तक नहीं दी। यह आश्चर्यजनक रूप से उचित लगा। नए प्रवेशित शिष्यों ने तुरंत महसूस किया कि वे ही थे जिन्होंने स्थिति को गलत समझा था। वे तुरंत सहमत हो गए और कथित घुसपैठ के बारे में सोचना बंद कर दिया। कुछ फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के एल्डर्स असमंजस में थे। उनके सिर धड़क रहे थे, लेकिन उन्होंने वान बाओले के बलपूर्वक घुसने के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने अपनी मुट्ठियां बांध लीं और वान बाओले को सलाम किया। वान बाओले अपने कनिष्ठ भाइयों को इतना समझदार पाकर प्रसन्न हुआ। वह हवा में खड़ा हो गया, अपनी मुट्ठियां बांध लीं और अपने आसपास कीमिया मंडप के शिष्यों को सलाम किया। मेरे साथी कनिष्ठ भाइयों और बहनों, मैं समझता हूं कि मेरे अचानक प्रकट होने से आपकी साधना में बाधा पड़ सकती है। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। वान बाओले की आवाज़ हवा में गूंजने लगी। उसके आसपास के शिष्य और भी उत्साहित हो गए और आपस में बात करने लगे।
वरिष्ठ भाई बावले बहुत ही मिलनसार हैं। वह एक विलक्षण प्रतिभा हैं, लेकिन फिर भी हमसे बहुत प्यार से बात करते हैं। मैंने सुना है कि उनकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वरिष्ठ भाई बावले, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि वरिष्ठ भाई बावले हम सभी के साथ अपने कनिष्ठ भाइयों और बहनों की तरह व्यवहार करते हैं। वह केवल बाहरी लोगों को अपना भयानक पक्ष दिखाते हैं। हम परिवार हैं। ये सही है वरिष्ठ भाई बावले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा आप असभ्य नहीं हो रहे हैं। ये घर वापस आने जैसा है। आपने बस पहले दस्तक नहीं दी। वैसे भी कौन अपने घर में हर दरवाजे पर दस्तक देता है? मुझे लंबे समय से यह सरणी निर्माण एक दुखद दृश्य लगता है। वरिष्ठ भाई बावले ने बहुत अच्छा काम किया है। बढ़ती जय जयकार के बीच कीमिया मंडप के अधिक से अधिक शिष्य दिखाई दिए और जल्द ही पूरा मंडप शोरगुल से भर गया। जीवंतता और जयकार ने अन्य मंडपों के शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया जो वहां से गुजर रहे थे। ये नज़ारा देखकर वे रुक गए और बाहर इकट्ठा हो गए, ये देखने की कोशिश करते हुए कि अंदर क्या चल रहा था। अपनी मुट्ठी बांधने और सभी को सलाम करने के बाद वांग बावले ने एक गहरी सांस ली और फिर से बोला, साथी शिष्यों, आज मैं यहाँ क्यों हूँ इसका एक कारण है। जब मैं अभी भी लो अकेडमी द्वीप पर एक छात्र था तो मेरी एक करीबी महिला मित्र थी जिसका नाम बनी था। नहीं, ये सही नहीं है, उसका नाम जो शियाओया है। चूंकि वह एक अनैतिक गुरु की शिष्या बन गई थी, इसलिए उसे एकांतवास में रहना पड़ा। हमने सालों से एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा है। बताओ, क्या ये पूरी तरह से अनुचित नहीं है? वांग बावले के शब्द हवा में जोर से गूंज उठे और क्योंकि उसके आसपास के शिष्य उसे बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसका पक्ष लिया। इस मामले के बाद वे दुखी होने लगे और कुछ शिष्यों ने मुड़कर कीमिया मंडप पर चिल्लाना शुरू कर दिया, वरिष्ठ बहन शियाओया को सौंप दो। कीमिया मंडप के शिष्य सभी हथियार उठाकर विद्रोह करने के लिए तैयार थे। ये दृश्य देखकर वांग बावले भी खुश हो गए। उन्हें लगा कि वे सभी उनके अद्भुत कनिष्ठ भाई बहन हैं। वह कीमिया मंडप की पर्वत चोटी की ओर मुड़े और चिल्लाए, बूढ़े आदमी, बेहतर होगा कि आप मेरी बनी को अभी इसी क्षण सौंप दें। मैं 3 तक गिनने जा रहा हूँ। यदि आप उसे नहीं सौंपते हैं तो मैं अपने तरीके से ऊपर चढ़ूंगा। वांग बावले की आवाज़ गरजने जैसी थी। ये हवा में गूंज उठी। पर्वत चोटी पर बुजुर्गों का एक समूह एक बूढ़े आदमी को घूर रहा था जो उनके सामने टहल रहा था और आहें भर रहा था। ये बूढ़ा आदमी जो शियाओया का गुरु था। वह कीमिया मंडप के 4 बुजुर्गों में से एक था। अब वह कीमिया मंडप का ग्रैंड एल्डर था। ग्रैंड एल्डर, कृपया कुछ कहें। हाँ, ये वांग बावले अब कोर फॉर्मेशन दायरे में है। उसने अपना रास्ता बनाया। वह एक दुर्लभ दुष्ट चरित्र है। ग्रैंड एल्डर, आप भी दोषी हैं। शियाओया, वह लड़की काफ़ी प्रतिभाशाली हो सकती है, लेकिन आपको एक जोड़े को अलग नहीं करना चाहिए। आपने उसे एकांत में क्यों रखा? वह हमेशा एकांत में रहती है। मैं भी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अन्य एल्डर्स ने उग्र रूप से विरोध करना शुरू कर दिया। वांग बावले ने पहले ही बाहर उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। 3, 2। जब वह गिन रहा था तो कीमिया मंडप के ग्रैंड एल्डर ने अपना पैर पटका। उसने अपने आसपास इकट्ठे हुए एल्डर्स पर चिल्लाया, आप इसका दोष मुझ पर नहीं डाल सकते। मैं वही कर रहा हूं जो ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने कहा है। मैं और क्या कर सकता हूं? जब ग्रैंड एल्डर ने ये कहा तो वांग बावले ने अभी 3 तक गिनती की थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। बिजली गिरी और गड़गड़ाहट हुई जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए। वह बिजली के एक बोल्ट में तब्दील हो गया और सीधे पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि वह घुसपैठ करने वाला था। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आसमान और धरती के बीच गूंजी। इसने एक अदृश्य अवरोध बनाया जो सील की तरह था और यह वांग बावले के चारों ओर गिर गया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। छोटे मोटे, चलो देखते हैं कि तुम इस अवरोध को तोड़ने की कोशिश करते हो। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अगर कोई और ऐसा कहता तो वांग बावले गुस्से से भड़क जाते। जब कोई उसे मोटा कहता तो उसे नफरत होती और उसे लगता कि उसे उस व्यक्ति के सौंदर्य को ठीक करने की ज़रूरत है, इस व्यक्ति को मुक्का मारकर जिसे पता ही नहीं था कि वह क्या कह रहा है। आखिरकार वह पूरे संघ में सबसे पतला और सबसे सुंदर व्यक्ति था। लेकिन अगर यह कहने वाला व्यक्ति एक बूढ़ा आदमी था जो मजबूत हड्डियों वाला और अलौकिक स्वभाव वाला था, जिसकी आंखों में एक तेज बुद्धिमान चमक थी, जबकि वह काफ़ी गुस्से वाला लग रहा था, तो वांग बावले को लगा कि अगर वह कभी कभार कायरता का नाटक करता तो यह इतना शर्मनाक नहीं होता। आखिरकार चाहे बूढ़ा आदमी शांत होने का दिखावा करने में कितना भी माहिर क्यों न हो, वांग बावले अभी भी उसके अंदर छिपे भयंकर गुस्से और उसके द्वारा उत्सर्जित की जा रही चिलचिलाती गर्मी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इसके अलावा वांग बावले ने देखा कि कीमिया मंडप के ग्रैंड एल्डर और एल्डर्स ने अपनी मुट्ठी बांधी और बूढ़े आदमी के प्रकट होने पर सम्मानपूर्वक उसे सलाम किया। उसने संप्रदाय के भगवान और उपसंप्रदाय के भगवानों के साथ साथ अन्य ग्रैंड एल्डर्स को भी बीच हवा में प्रकट होते देखा। उन्होंने अपनी मुट्ठियां बांधी और बूढ़े आदमी को भी सलाम किया। वांग बावले को तुरंत एहसास हुआ कि वह कौन था।
वह पूर्व फेडरेशन अध्यक्ष इथरियल दाओ कॉलेज के ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ली जिंगवन थे। वह वास्तव में राजधानी शहर में मूर्ति की तरह नहीं दिखता है। वान बाओले ने अपने चारों ओर अवरोध को देखते हुए पलकें झपकाईं। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर उससे थोड़ी दूरी पर था, हवा में मंडरा रहा था। वह अवरोध के माध्यम से ग्रैंड सुप्रीम एल्डर की साधना के सटीक स्तर को वास्तव में महसूस नहीं कर सका। हालांकि वह बूढ़े आदमी से निकलने वाली एक भयानक आत्मिक ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह एक तूफान की तरह भयानक था। मैं यहाँ सिर्फ बनी को खोजने आया हूँ। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर इसमें कैसे शामिल है? और उसने मुझे सील कर दिया है। क्या वह ये परखने की कोशिश कर रहा है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ? वान बाओले ने आह भरी। हालांकि उसकी लड़ने की भावना जागृत हो गई थी। वह भी अपने और एक सिद्ध कोर फॉर्मेशन दायरे के साधक के बीच शक्ति के अंतर को परखना चाहता था। उस विचार पर और संप्रदाय के स्वामी और धार्मिक आयुध मंडप के ग्रैंड एल्डर द्वारा दी गई प्रत्याशित और उत्साहजनक नजरों के कारण वान बाओले ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में बिजली की चमक उठी। प्रकाश फट गया और अनगिनत बिजली के बोल्टों में बदल गया जो वान बाओले के चारों ओर घूमते रहे। उसके आसपास की हवा में भी अनगिनत बिजली के बोल्ट दिखाई दिए और उनकी चटकने की आवाज़ हवा में गूंज उठी। वह सील जो आंखों के लिए अदृश्य थी, विद्युत गड़बड़ी के तहत अपना रूप दिखाने लगी। यह एक पारदर्शी बॉक्स की तरह लग रहा था। चूंकि तुम मुझे परखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें वह सब दिखा दूंगा जो मेरे पास है। वान बाओले की आंखों में निश्चय चमक उठा। उसने इथरियल दाओ कॉलेज पर भरोसा किया, यह उसका संप्रदाय था। यही कारण था कि वह न केवल अपने लाइटनिंग कोर को सक्रिय करने का इरादा रखता था, बल्कि अपने डार्क कोर लोड्स को भी सक्रिय करने वाला था। वह अपने दोहरे कोर की पूरी शक्ति को उजागर करने वाला था। उसका बाहरी लाइटनिंग कोर, उसका आंतरिक डार्क कोर और उसके भौतिक रूप की शक्ति सभी एक ही पल में सक्रिय हो गए। दूर से कोई वान बाओले की आंखों में एक काली रोशनी चमकती हुई देख सकता था। एक ही समय में उसके शरीर से एक ठंड फैलती हुई प्रतीत हो रही थी और इस ठंड से परे बिजली के बोल्ट टूट रहे थे और गरज रहे थे। एक मजबूत, शक्तिशाली आत्मा ऊर्जा उसके अंदर मजबूत और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी और पारदर्शी बॉक्स पर दरारें दिखाई देने लगी थीं। उसने अभी तक हमला भी नहीं किया था, लेकिन बॉक्स पहले से ही उसकी शक्ति का सामना करने में असमर्थ होने के संकेत दे रहा था। ये दृश्य देखकर सभी की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। संप्रदाय के स्वामी, उप संप्रदाय के स्वामी और संबंधित ग्रैंड एल्डर्स विशेष रूप से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उनके चेहरे अविश्वास से रंगे हुए थे। यहाँ तक कि ग्रैंड सुप्रीम एल्डर भी थोड़ा हैरान लग रहा था। उसकी आंखें चमकने लगी, स्वीकृति और खुशी से रंगी हुई। दिलचस्प, ऐसा लगता है कि प्रारंभिक चरण के कोर फॉर्मेशन दायरे की मोहर आपकी वास्तविक ताकत का आकलन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस स्थिति में हम इसे मजबूत करेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, ली जिंगवन के दाहिने हाथ ने हाथ की मोहरों की एक श्रृंखला बनाई। फिर उसने बॉक्स की ओर इशारा किया। तुरंत बॉक्स के आकार की मोहर चमक उठी। ये और भी मजबूत हो गई और पहले की दरारें तुरंत बंद हो गईं। जैसे ही बॉक्स की दरारें ठीक हो गईं, वान बाओले ने अचानक अपना सिर उठाया, एक धीमी गर्जना की जो गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। वह अपने शरीर को महसूस कर सकता था, जिसका गठन उसकी साधना से परे हुआ करता था, अपने दोनों कोर की पूर्ण सक्रियता का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि अब उसके पास चिंता करने का कोई समय नहीं था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे मुट्ठी में कस लिया। उसने कोई दिव्य शक्ति या सुंदर चाल नहीं दिखाई, उसने बस उसे अपने सामने की बाधा के सामने रखा और मुक्का मारा। इस एक मुक्के ने सुपरनोवा तकनीक को समाहित कर लिया। इसने वान बाओले के भौतिक रूप की पूरी शक्ति के साथ साथ उसके डार्क कोर और लाइटनिंग कोर की पूरी दोहरी कोर साधना को भी उजागर कर दिया। ये सबसे शक्तिशाली और सबसे शक्तिशाली मुक्का कहा जा सकता है जो वान बाओले बिना किसी रहस्यवादी कला का उपयोग किए कर सकता था। जैसे ही वान बाओले ने मुक्का मारा, उसके चारों ओर एक आभा बन गई। यह एक आभा थी जो अथक प्रगति की बात करती थी, जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को टुकड़े टुकड़े कर देने का वादा करती थी। ये वैसा ही था जैसा कि जब वह मिस्टिक लूना दायरे में था, तब उसने जीवन या मृत्यु की स्थितियों के दौरान किया था। उसने जीवित रहने के लिए अपनी जान ले ली थी और उन लोगों पर एक नज़र भी नहीं डाली थी जिन्हें उसने मृत छोड़ दिया था। ये वैसा ही था जैसा कि जब वह न्यू मार्स क्षेत्र के लिए लड़ाई में था, उस आखिरी लड़ाई में जब उसका सामना अनगिनत बीस्ट टाइड से हुआ था। वह राक्षसों के बीच अकेला खड़ा था, क्योंकि उसके चारों ओर सब कुछ बिखर गया था। वह निडरता से आगे बढ़ा था। वर्षों के उसके अनुभव इस क्षण में एक साथ मिल गए और एक साथ मिल गए, ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के परीक्षण के दौरान। वे उसकी मुट्ठी में बह गए, जिसने एक मुक्का मारा जिसमें उसकी इच्छा शक्ति थी। वान बाओले चिल्लाया। उसका मुक्का जमीन पर लगा और मजबूत सील जो एक मध्य चरण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक को पकड़ सकती थी, कांप उठी और हिंसक रूप से मुड़ गई, हमले का सामना करने में असमर्थ। मुट्ठी के प्रहार से यह टूट गई और टुकड़ों में बिखर गई।
दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वान बाओले के मुके ने एक दर्पण को तोड़ दिया हो, क्योंकि अनगिनत अर्धपारदर्शी टुकड़े हवा में उछल गए थे। एक उग्र ज्वार की लहर की तरह आत्मा ऊर्जा की एक अविश्वसनीय लहर बाहर की ओर बढ़ी। ये गड़गड़ाहट और गर्जना करती थी, जिससे हवा में तेज हवाएं चलती थीं। इस दृश्य ने संप्रदाय के स्वामी, उपसंप्रदाय के स्वामी और महापुरुषों को चौंका दिया। वे अविश्वास और सदमे से वान बाओले को घूर रहे थे। ये स्पष्ट था कि उनके मन में वे वान बाओले को ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे थे जो अभी अभी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंचा था। उसने अभी तक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की किसी भी तकनीक का अभ्यास भी शुरू नहीं किया था। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक के रूप में ये तब होना चाहिए था जब वह अपने सबसे कमज़ोर समय में था। लेकिन जिसे उसका सबसे कमज़ोर क्षण माना जाना चाहिए था, उस समय वान बाओले ने ऐसी शक्ति का प्रदर्शन किया जिसने सभी को चौंका दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि अपनी वर्तमान साधना के अभ्यस्त हो जाने और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की तकनीक हासिल करने के बाद वह कितना अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। भीड़ की चौंकती निगाहों के बीच वान बाओले ऊर्जा की बढ़ती तरंगों से बाहर निकल आया। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और बिजली उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। वह युद्ध के देवता की तरह था जो बिजली के एक कुंड में हवा में खड़ा था। उसने अपना चेहरा आसमान की ओर उठाया और ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ली जिंगवन की ओर देखा। उसे अपने अंदर आत्मसंतुष्टि की शुरुआत महसूस हो रही थी। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जब वह बॉक्स के आकार की सील के अंदर था तब उसकी इंद्रियां मौन थीं। अब जब वह खुद को मुक्त कर चुका था, जब उसने फिर से ग्रैंड सुप्रीम एल्डर को देखा तो उसे तुरंत ग्रैंड सुप्रीम एल्डर से एक भयानक, भयावह आत्मिक ऊर्जा निकलती हुई महसूस हुई। ये कोर फॉर्मेशन दायरे के साधक से बिल्कुल अलग थी। वान बाओले ऐसी आत्मिक ऊर्जा से अपरिचित नहीं थे। ये तीन अलौकिक साधकों की आत्मिक ऊर्जाओं के समान थी। एक नवजात आत्मा दायरे के साधक की आत्मिक ऊर्जा। यह उस समय अधूरा लग रहा था और अभी भी तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि वह निश्चित रूप से गलत नहीं था। वह स्पष्ट रूप से ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के कोर को अपने शरीर के अंदर घुलते और फिर से बनते हुए महसूस कर सकता था। वह किसी भी दिन नवजात आत्मा दायरे में चढ़ने वाला था। वान बाओले ने पलकें झपकाईं। उसका साहस तुरंत कम हो गया और उसने तुरंत पूर्ण आज्ञाकारिता और सम्मान का भाव प्रकट किया, अपनी मुट्ठियां बांधी और ग्रैंड सुप्रीम एल्डर को सलाम किया। आपका शिष्य वान बाओले ग्रैंड सुप्रीम एल्डर को नमस्कार करता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मुझे तुरंत पारिवारिक निकटता महसूस हुई, आदरणीय ग्रैंड सुप्रीम एल्डर। ऐसा लगभग लगता है जैसे मुझे अपने दादा की याद आ गई हो। बाओले दादा ग्रैंड सुप्रीम एल्डर को दीर्घायु और अनंत सौभाग्य की कामना करता है। वान बाओले ने जो कहा उसे सुनकर सभी के चेहरे पर एक अजीब भाव था। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ली जिंगवन के चेहरे पर बस एक मुस्कान थी। उसने वान बाओले के दिखावे के पहले के असफल प्रयास को स्पष्ट रूप से समझ लिया। हो सकता है कि उसे ठीक से पता न हो कि वान बाओले ने क्या कहने की योजना बनाई थी, लेकिन वे संभवतः एक अहंकारी और अति आत्मविश्वासी युवा के अहंकारी शब्द थे। बेशक वह जानता था कि वान बाओले ने उन शब्दों को क्यों निगल लिया था और इसके बजाय अपना पेट दिखाया था। हालांकि वह इस वान बाओले के प्रति अधिकाधिक आकर्षित होता जा रहा था। कॉलेज में रहते हुए इस बच्चे ने कुछ उपलब्धियां हासिल की थीं, यही कारण था कि उसे वह बच्चा ठीक लगा। फिर उसने अपने ही शिष्य से लड़ाई की, तब उसे एहसास हुआ कि वह बुरा नहीं है और उसने उसे अपना शिष्य बनाने के बारे में सोचा। उस समय यह उसकी तीव्र इच्छा नहीं थी। जब वह वास्तव में उत्तेजित हुआ था तब वह मिस्टिक लूना दायरे की घटना के दौरान था, जब उसने वान बाओले को नई आंखों से देखना शुरू किया था। अन्यथा वह वान बाओले की ओर से कार्य नहीं करता और गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के कोर फॉर्मेशन दायरे के एल्डर को जीवित नहीं पकड़ता। वह मंगल ग्रह पर तैनाती के बाद से ही वान बाओले पर नजर रख रहा था, उसे ताकतवर होते और अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचते हुए देख रहा था। इस संक्षिप्त अवधि के दौरान वान बाओले के अनुकरणीय प्रदर्शन ने उसे भारी स्वीकृति दिलाई। आज उसके परीक्षण के परिणाम ने उसे और भी अधिक खुश कर दिया। उसे वान बाओले का व्यक्तित्व पसंद आया। इस बच्चे के पास कई रहस्य हैं। मेरा मानना है कि उसने उन्हें केवल इसलिए प्रकट किया क्योंकि वह हमारे साथ वापस आ गया है। अपने चालाक चरित्र के आधार पर जब वह बाहर था तो उसने अपने रहस्यों पर कड़ी नज़र रखी होगी। इसलिए आज जो कुछ भी हुआ है वह बाहरी दुनिया को लीक नहीं किया जा सकता। मुझे इसे संभालने के लिए आपकी ज़रूरत है। बेशक अगर कोई लीक भी हो जाए तो यह कोई समस्या नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जब मैं आसपास हूं तो इथरियल दाओ कॉलेज में मेरे लोगों के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कौन करता है। ली जिंगवन ने अपने बगल में बैठे संप्रदाय के स्वामी को निर्देश दिया। उनका लहजा बेहद घमंडी था। संप्रदाय के स्वामी ने सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। फिर ली जिंगवन ने मुड़कर वान बाओले को फिर से देखा। उनकी आंखें बिना छुपे अनुमोदन और प्रशंसा से भरी हुई थीं। तुम बदमाश, मेरे पीछे आओ। ये कहने के बाद ली जिंगवन मुड़े और सीधे कीमिया मंडप के हॉल में चले गए।
वान बाओले ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया और जल्दी से ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के पीछे पीछे कीमिया मंडप के महान हॉल में प्रवेश किया। वहां कोई नहीं था। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के हॉल में प्रवेश करने के बाद वह मुड़ा और वान बाओले को देखा। उसके चेहरे पर अभी भी वह मुस्कान थी जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। वान बाओले के बाल खड़े होने लगे और उसने अधिक विनम्र मुस्कान लाने की कोशिश की। उसने पलकें झपकाईं और ये दिखाने का प्रयास किया कि उसे क्या लगता है कि उसका मनमोहक पक्ष क्या है। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर चुप रहा लेकिन मुस्कुराता रहा। वान बाओले घबराने लगा। उसे लगा कि ग्रैंड सुप्रीम एल्डर एक बूढ़ी लोमड़ी की तरह है। वह नहीं बता सकता था कि दूसरा क्या सोच रहा है और सोच रहा था कि क्या उसे रणनीति बदलनी चाहिए। उस विचार पर वान बाओले खुलकर मुस्कुराया और अपना सिर खुजलाया। उसने मूर्ख दिखने की कोशिश की और ग्रैंड सुप्रीम एल्डर को घूरना जारी रखा। बाओले, आपकी साधना काफ़ी प्रभावशाली है। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने देखा कि कैसे वान बाओले ने थोड़े समय में ही व्यक्तित्व बदल लिया। फिर उसने अपने हाथ पीछे करके शांत भाव से बात की। आपके विनम्र शिष्य की वर्तमान उपलब्धियां आंशिक रूप से मेरे अपने खून, पसीने और आंसुओं के कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संप्रदाय के प्रशिक्षण और शिक्षाओं के कारण है। वान बाओले ने यह सुनते ही तुरंत गहरी सांस ली और एक वफादार व्यक्ति का चेहरा बनाया। आप चाटना बंद कर सकते हैं। ये सच है कि हमारी शिक्षाएं उपयोगी हैं, लेकिन हमने बहुत से लोगों को प्रशिक्षित और सिखाया है। मैं हर किसी को आपकी उपलब्धियों के साथ नहीं देखता। ली जिंगवन वान बाओले के रवैये से मन ही मन प्रसन्न था। हालांकि वह जानता था कि वान बाओले की वर्तमान उपलब्धियों का उसके सामने आए अवसरों से अधिक संबंध था। बाओले, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो भी मैं तुम्हें कॉलेज ले जाता। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हें अपनी वर्तमान साधना के साथ अब खुद ही निर्णय लेने का अधिकार है। ली जिंगवन ने वान बाओले को देखा और धीरे से बोला। उसकी आंखों में एक सार्थक भाव था। वान बाओले ने ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के चेहरे पर भाव देखे। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह कुछ नहीं बोला। फेडरेशन सीडलिंग्स पहल बहुत महत्वपूर्ण थी। किसी को भी इससे बाहर नहीं निकलने दिया जाना चाहिए था। हालांकि न तो डुआन मुके और न ही मैं उम्मीद करता हूं कि पहल शुरू होने से पहले आप अपनी साधना में सफलता पाएंगे और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में कदम रख पाएंगे। इस वजह से अब आपके पास चुनने का अधिकार है। क्या आप फेडरेशन सीडलिंग्स पहल में भाग लेना जारी रखेंगे या आप बाहर निकलने वाले हैं? ली जिंगवन ने बोलना जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह वान बाओले के जवाब का इंतजार करने लगा। वान बाओले के माथे पर एक शिकन दिखाई देने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ग्रैंड सुप्रीम एल्डर क्या कह रहे थे। उसके पास जो जानकारी थी वह अधूरी थी, इसलिए उसे दूसरे का जवाब देना मुश्किल लगा। ये स्पष्ट था कि ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने जानबूझकर ऐसा किया था। क्या यह एक और परीक्षण है? वान बाओले ने चुपके से आह भरी और अपना माथा रगड़ा। उसने सबसे पहले फेडरेशन सीडलिंग्स इनिशिएटिव के बारे में जो कुछ पढ़ा और पाया था उसे याद करके विश्लेषण करना शुरू किया कि क्या चल रहा था। उस समय उसने जो कुछ सीखा था उसके आधार पर फेडरेशन सीडलिंग्स इनिशिएटिव समग्र ऑपरेशन स्वॉर्ड सन का हिस्सा था। इसका उद्देश्य बाद वाले का समर्थन करना था। सब कुछ फेडरेशन के प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर अंतिम लैंडिंग के लिए तैयार करने के लिए था। उस प्रकाश में देखा जाए तो ली जिंगवन के शब्दों में संदेश स्पष्ट हो गया। चूंकि फेडरेशन सीडलिंग्स इनिशिएटिव का संबंध प्राचीन हरे कांस्य तलवार लैंडिंग से है, तो क्या पहल से बाहर निकलने का मतलब यह है कि मैं प्राचीन हरे कांस्य तलवार में प्रवेश करने के अपने अवसरों को छोड़ देता हूं? वान बाओले ने सोचा। उनका मानना था कि ऑपरेशन स्वॉर्ड सन में जोखिम शामिल होना चाहिए, इसीलिए ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने उनसे ये सवाल पूछा था। ली जिंगवन ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, जबकि वान बाओले विचार विमर्श कर रहे थे। जब उसने वान बाओले की आंखों में एक विवेकपूर्ण एहसास देखा तो वह हल्के से मुस्कुराया। क्या तुमने इस बारे में सोचा है? ये कितना खतरनाक है? वान बाओले ने सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना खुद का सवाल पूछा। जब उसने ग्रैंड सुप्रीम एल्डर को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ली जिंगवन ने एक बार फिर वान बाओले के प्रति अपनी स्वीकृति दिखाई जब उसने वान बाओले का उत्तर सुना और उसकी आंखों में चमक देखी। उसे बुद्धिमान लोगों से बात करना अच्छा लगता था और उसे यह सीधा साधा युवा व्यक्ति पसंद था। इसलिए उसने धीरे से कहा, क्या तुम मृत्यु से डरते हो? क्या इसमें मेरे लिए कुछ है? वान बाओले का प्रश्न सुनकर ली जिंगवन की आंखों में स्वीकृति और भी बढ़ गई। वह हंस पड़ा और उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और बार बार वान बाओले की ओर अपनी उंगली उठाई। अंत में उसने अपनी आस्तीन एक तरफ सरका दी। बहुत कुछ है। यह आपकी साधना को बहुत आगे बढ़ा सकता है। यह आपको अनगिनत अकल्पनीय अवसर दे सकता है। यह आपको एक ऐसी साधना सभ्यता के संपर्क में ला सकता है जो संघ की सभ्यता से अलग है। यह आपको संघ की साधना सभ्यता की उत्पत्ति का पता लगाने की अनुमति दे सकता है। इसके अलावा यदि आप कुछ हासिल करने में सफल होते हैं तो यह आपको नोबल में पदोन्नति दिला सकता है। भविष्य का संघ अध्यक्ष बनना संभावना के दायरे में कुछ बन जाएगा।
ली जिंगवन ने अपने भाषण के अंतिम भाग को शामिल करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि वांग बाओले पूरे समय कितने अविचल थे, इसलिए उन्होंने फेडरेशन के अध्यक्ष बनने के बारे में अंतिम भाग जोड़ा था। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, आखिरी कुछ वाक्य कहने के बाद वांग बाओले के चेहरे पर भाव बदलने लगे, उनकी आंखें तीव्र रोशनी से चमक उठीं। आपके विनम्र शिष्य के पास अब जो कुछ भी है वह संप्रदाय द्वारा दिया गया है। जब तक संप्रदाय को मुझसे इसकी आवश्यकता है, मैं बिना किसी शिकायत के पहाड़ों पर चढ़ूंगा और महासागरों को पार करूंगा। वांग बाओले ने अपनी छाती थपथपाई और जोर से घोषणा की। वह पूरी तरह से निस्वार्थ लग रहा था, जैसे कि वह संप्रदाय के लिए सब कुछ कर रहा था। ली जिंगवन वांग बाओले की इस तरह की घोषणा करने की क्षमता पर अवाक रह गए, चाहे अफसर कोई भी हो। अचंभित होकर वह हंस पड़े। ठीक है, उस स्थिति में आप फेडरेशन सीडलिंग्स इनिशिएटिव का हिस्सा बने रहेंगे। मेरा मानना है कि आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि इस पहल को क्यों विकसित किया गया था, इसलिए मैं इस समय बहुत कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक झोउ शियाओया की बात है, आपको कीमिया मंडप के ग्रैंड एल्डर पर गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। झोउ शियाओया की मानक गोलियों को परिष्कृत करने की दक्षता औसत दर्जे की है, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ अनोखे तत्व हैं। यही कारण है कि उसने मेरे वंश के लिए अद्वितीय ज्ञानोदय गोलियों को परिष्कृत करते समय शानदार परिणाम दिखाए हैं। उसी वजह से मैंने उसे एक साधना तकनीक सिखाई है। ये ज्ञानोदय प्राप्त करने पर जोर देती है, यही कारण है कि उसे लंबे समय तक एकांत में रहने की आवश्यकता है। एक बार जब वह ज्ञानोदय प्राप्त कर लेगी तो मैं उसे अपना निजी शिष्य बना लूंगा। ली जिंगवन ने झोउ शियाओया की स्थिति के बारे में बताया। अगर वह ऐसा नहीं करता तो शायद ठीक होता, लेकिन एक बार जब उसने ऐसा किया तो वांग बाओले ने तुरंत अपनी सांस रोक ली। ज्ञानोदय। वांग बाओले के मन में दाओ ज्ञानोदय संकाय के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी। जब वह लो अकेडमी द्वीप पर था तो उसने सोचा था कि उस संकाय के लोग सभी पागल हैं। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने अभी अभी जो कुछ उसे बताया था उससे बन्नी किसी तरह अप्रत्यक्ष रूप से दाओ ज्ञानोदय संकाय में से एक बन गया था। क्यों, क्या तुम्हें कोई शिकायत है? ली जिंगवन ने घूर कर देखा। ली जिंगवन की भयानक साधना को महसूस करते हुए वांग बाओले ने आह भरी। उसने नाराजगी से जवाब दिया, अपनी युवावस्था में इतनी अच्छी लड़की जिसे गुमराह किया गया है और अब वह एक गुप्त कक्ष में एकांत में अपना जीवन बर्बाद कर रही है। भले ही वह ली वुचेन की तरह ज्ञानोदय प्राप्त कर ले, फिर भी वह ज्यादा संघर्ष नहीं कर पाएगी। बकवास, मेरी दाव ज्ञानोदय संकाय अजय है। बस तुम इंतजार करो, एक बार झोउ शियाओया को ज्ञानोदय प्राप्त हो जाए तो वह तुम्हें चींटी की तरह कुचल देगी। ली जिंगवन ने नाक भान सिकोड़ी। हालांकि उसे नहीं लगता था कि यह वास्तव में संभव है, लेकिन वांग बाओले के इस नकारात्मक रवैये को देखने के बाद उसे दाओ ज्ञानोदय संकाय के पक्ष में खड़ा होना पड़ा। जब तक तुम खुश हो, लेकिन एक व्यक्ति को हर समय एकांत में नहीं रहना चाहिए। क्या किसी तरह का कार्य जीवन संतुलन नहीं होना चाहिए? वांग बाओले ने आह भरी और ग्रैंड सुप्रीम एल्डर की ओर देखा। ठीक है, ठीक है, मैं बाद में कुछ व्यवस्था करूंगा और झोउ शियाओया को कुछ दिन की छुट्टी दूंगा। ली जिंगवन खांसी। उसे लगा कि वह शायद बहुत कठोर और क्रूर हो गया है। अपनी युवावस्था के चरम पर एक लड़की को हर दिन एकांत में बंद रखना। उसने हाथ हिलाकर सहमति जताई। इसके साथ ही ली जिंगवन बातचीत खत्म करने और जाने के लिए तैयार हो गया। रुको प्यारे दादाजी ग्रैंड सुप्रीम एल्डर, अभी भी कुछ और है। मेरा मतलब है, मैं पहले से ही कोर फॉर्मेशन दायरे में हूं, लेकिन मेरे पास अभी भी कोई समकक्ष साधना तकनीक नहीं है। क्या आदरणीय ग्रैंड सुप्रीम एल्डर, मेरे प्यारे दादाजी के पास कोई अद्भुत साधना तकनीक है जिसे आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं? वांग बाओले ने जल्दबाजी में कहा, उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। मैंने पहले ही किसी को कोर फॉर्मेशन दायरे की साधना तकनीकों का पूरा सेट तैयार करने के लिए कहा है जो इथरियल दाओ कॉलेज के पास है। लिटिल झाओ की तलाश करो, वह तुम्हें विस्तार से समझाएगा। इसके अलावा तुम्हें इस अवधि के दौरान कॉलेज में रहना चाहिए। पहले मंगल पर वापस मत आना। 2 और सप्ताह रुको, मैं हमारे संप्रदाय के शिष्यों के लिए एक अवसर बनाने जा रहा हूँ। ली जिंगवन ने घमंड से हंसते हुए हॉल से बाहर निकलकर गायब हो गया। वांग बाओले ने पलकें झपकाईं। वह स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि ग्रैंड सुप्रीम एल्डर किस बारे में बात कर रहे थे। वह थोड़ा उत्साहित था और इसका इंतजार कर रहा था। फिर उसने लिटिल झाओ के बारे में सोचा जिसके बारे में ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने बात की थी। बहुत सोचने के बाद भी वह ये नहीं समझ पाया कि यह व्यक्ति कौन था। उत्सुकतावश वांग बाओले ने अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग निकाली और इथरियल दाओ कॉलेज के सैक्ट लॉर्ड को वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। सैक्ट लॉर्ड, ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने मुझे अपनी रहस्यवादी कला के लिए लिटिल झाओ को खोजने के लिए कहा था। वह कौन है? मैंने एक दिन इसके बारे में सोचा, लेकिन कोई भी दिमाग में नहीं आया। वॉयस ट्रांसमिशन रिंग के दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर एक लंबे क्षण के बाद सैक्ट लॉर्ड की भूतिया आवाज सुनाई दी। मेरा अंतिम नाम झाओ है। वांग बाओले को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसने अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग को पकड़ रखा था।
कुछ शब्द बुदबुदाने के बाद वह जल्दी से कीमिया मंडप के महान हॉल से बाहर निकल गया और ऊपरी अकादमी द्वीप के पर्वत शिखर पर स्थित सैक्ट लॉर्ड के मंडप की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि संप्रदाय के स्वामी ध्यान में गहरे डूबे हुए हैं। उसने संप्रदाय के स्वामी के चेहरे पर भाव देखा। उसने समझदारी से लिटिल झव का नाम नहीं लिया और इसके बजाय संप्रदाय के स्वामी के पास बैठ गया। उसने उसके कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधना तकनीक के बारे में पूछना शुरू किया। बाओले, इथरियल दाओ कॉलेज में कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधना करने वालों के लिए 69 पूर्ण साधना तकनीकें हैं। उन्हें तदनुसार ग्रेड ए से डी में विभाजित किया गया है। 7 ग्रेड ए, 19 ग्रेड बी हैं। संप्रदाय के स्वामी ने वांग बाओले को देखा, फिर एक जेड पर्ची निकाली और उसे सौंप दिया। वांग बाओले की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से उसे लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। जेड पर्ची में विभिन्न तकनीकों की विस्तृत साधना प्रक्रिया का विवरण नहीं था, लेकिन प्रत्येक तकनीक के पक्ष और विपक्ष को संक्षेप में सूचीबद्ध किया गया था। इसमें पूर्ण तकनीकों और अधूरी तकनीकों के बारे में जानकारी थी जिसमें जानकारी गायब थी। थोड़ी देर बाद वांग बाओले ने थोड़ा भौहें सिकुड़ना शुरू कर दिया। 69 पूर्ण तकनीकें बेहद साधारण लग रही थीं। यहाँ तक कि ग्रेड ए की 7 तकनीकें भी बहुत प्रभावशाली नहीं लग रही थीं। वे न तो उसकी डार्क आर्ट से तुलना कर सकती थीं, न ही वे लाइटनिंग दाओ फर्स्ट वॉल्यूम से तुलना कर सकती थीं। 2 तकनीकें ऐसी थीं जो ठीक लग रही थीं, लेकिन पहली धुंध का रास्ता, गति और ईथर पर अधिक ध्यान केंद्रित करती थी। ये ईथर दाओ कॉलेज की प्रमुख साधना तकनीक थी और यह वह तकनीक थी जिसका अभ्यास कोर फॉर्मेशन दायरे के अधिकांश एल्डर करते थे। हालांकि यह वांग बाओले के अनुकूल नहीं लग रही थी। सबसे पहले उसका एक लाइटनिंग कोर था। दूसरे, उसने अपनी साधना शुरू करने के बाद से ही अपनी अनूठी लड़ाई शैली विकसित कर ली थी। यह एक जबरदस्त शैली थी जो धुंध के रास्ते के अंतर्निहित सार के साथ मेल नहीं खाती थी। दूसरी तकनीक ज्ञानोदय की कला थी जिसे आंशिक रूप से ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने बनाया था। वांग बाओले ने एक नज़र डालने के बाद तुरंत इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसका दाव ज्ञानोदय संकाय में से एक बनने का कोई इरादा नहीं था। परिणामस्वरूप उसे अपने चयन में चुनौती का सामना करना पड़ा। अधूरी तकनीकों में कुछ अच्छे विकल्प थे, लेकिन उनमें जानकारी की कमी थी और वे सबसे आदर्श विकल्प नहीं होंगे। वांग बाओले ने डार्क ड्रीम में जिन तकनीकों के बारे में पढ़ा था वे सभी डार्क आर्ट से संबंधित थीं। जिनका डार्क आर्ट से कोई लेना देना नहीं था, वे सभी तकनीकें स्पिरिट इमॉर्टल क्षेत्र और उससे परे के लिए थीं। वांग बाओले ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। संप्रदाय के स्वामी, जब मैं फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में था तब मैंने लाइटनिंग दाओ प्रथम खंड का अभ्यास किया था। क्या लाइटनिंग दाओ दूसरा खंड नहीं है? वांग बाओले ने अपने दूसरे प्रश्न को जारी नहीं रखा। अगर कोई नहीं था तो उन्होंने उसे पहले अध्याय का अभ्यास करने की अनुमति क्यों दी? लाइटनिंग दाओ कॉलेज के लाइटनिंग डोमेन के भीतर पाए गए एक शॉट से प्राप्त किया गया था। बेशक हमारे पास दूसरा अध्याय है। संप्रदाय के स्वामी के चेहरे पर भाव अपरिवर्तित रहे। उन्होंने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एक और जेड स्लिप निकाली और उसे वांग बाओले को सौंप दिया। जेड स्लिप के अंदर लाइटनिंग दाओ सेकंड वॉल्यूम था। वांग बाओले ने इसे पढ़ा और उसके चेहरे पर संदेह दिखाई दिया। उसने अपना सिर उठाया और संप्रदाय के स्वामी की ओर देखा। चूंकि उनके पास लाइटनिंग दाओ सेकंड वॉल्यूम था और यह एक बहुत ही प्रभावशाली तकनीक लग रही थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि संप्रदाय के स्वामी ने उसे पहले ये क्यों नहीं दिया। संप्रदाय के स्वामी वांग बाओले के संदेह को समझ सकते थे। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। बाओले, हमने मूल रूप से आपके लिए लाइटनिंग दाओ फर्स्ट वॉल्यूम में महारत हासिल करने की योजना बनाई थी, और फिर जब आप कोर फॉर्मेशन दायरे में पहुंच गए तो आप लाइटनिंग दाओ सेकंड वॉल्यूम के साथ जारी रख सकते थे। भले ही हमारे पास अंतिम अध्याय नहीं है, लेकिन हमारा मानना था कि अगर आप एक दिन नवजात आत्मा दायरे में पहुंच गए तो आपके लिए एक और तकनीक सीखना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी कोर फॉर्मेशन दायरे में पहुंच जाएंगे और इतनी शक्ति दिखाएंगे। इसीलिए भले ही लाइटनिंग दाओ दूसरा खंड एक शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन यह आपके लिए सबसे अच्छी तकनीक नहीं है। वास्तव में यह आपकी साधना की प्रगति और आपकी लड़ने की क्षमताओं को भी प्रभावित और बाधित कर सकती है। यही कारण है कि मैंने हिचकिचाहट के साथ इसे तुरंत आपको नहीं दिया। संप्रदाय के स्वामी की बात सुनने के बाद वांग बाओले के चेहरे पर चिंतनशील भाव था। उसने लाइटनिंग दाओ दूसरा खंड वाली जेड पर्ची नीचे रख दी और संप्रदाय के स्वामी की ओर मुड़ गया। उसने उससे बात करने से पहले ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के साथ इस पर चर्चा की होगी। वे उसकी साधना तकनीक के बारे में किसी निर्णय पर पहुंच गए होंगे। इथरियल दाओ कॉलेज की साधना तकनीकों को संघ में सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है, लेकिन ये केवल संघ में ही है। हमारे आकलन के आधार पर यदि हम उनकी तुलना महान साधना सभ्यताओं की तकनीकों से करें तो उन्हें अप्रचलित और पुराना माना जा सकता है। सच्चे मूल्य वाली तकनीकें अधूरी हैं, लेकिन उनके असली मूल्य को उजागर करना मुश्किल है। संप्रदाय के स्वामी मुस्कुराए जब उन्होंने देखा कि वांग बाओले शांत रहे और घबराए या उत्तेजित नहीं हुए।
हालांकि फेडरेशन के अंकुरों में से एक के रूप में निकट भविष्य में आपको एक ऐसी साधना तकनीक हासिल करने का मौका मिल सकता है जो फेडरेशन में पाई जाने वाली तकनीकों से बेहतर है। उस समय संप्रदाय के स्वामी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और स्पष्ट रूप से आकाश की ओर इशारा किया। वान बाओले ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपना सिर ऊपर उठा लिया। बाहर आकाश में दोपहर के सूरज को चीरते हुए आत्मा को झकझोर देने वाली प्राचीन हरी कांस्य तलवार थी। वान बाओले के दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बनने लगी क्योंकि उन्होंने संप्रदाय के स्वामी की बातों को ग्रैंड सुप्रीम एल्डर द्वारा पहले कही गई बातों के साथ समेकित किया। इसका मतलब था कि फेडरेशन के अंकुरों की पहल औपचारिक रूप से शुरू होने वाली थी। ऑपरेशन स्वॉर्ड सन और प्राचीन हरी कांस्य तलवार पर उतरने का प्रयास भी शुरू होने वाला था। संघ प्राचीन हरे कांस्य तलवार की मूठ के टुकड़े प्राप्त करके ही एक साधना सभ्यता की ओर आगे बढ़ने में सक्षम था। प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर पाए जाने वाले संसाधन और साधना तकनीकें संघ के किसी भी साधक के लिए अकल्पनीय अवसर प्रस्तुत करेंगी। आप पहले लाइटनिंग दाव सेकंड वॉल्यूम को थामे रह सकते हैं। यदि संभव हो तो मैं अभी भी चाहता हूं कि आप एक ऐसी तकनीक का अभ्यास करें जो एक सच्चे विलक्षण व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो। कम से कम आप ब्रह्मांड में अनगिनत सभ्यताओं के युवाओं से नहीं हारेंगे। संप्रदाय के स्वामी ने गंभीरता से कहा। उसने उम्मीद से वांग बाओले को देखा। कुछ ऐसी बातें थीं जो वह नहीं कह रहा था और जो ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने भी नहीं कही थीं। फिर भी पूरा इथरियल दाव कॉलेज एक ही आम सहमति पर पहुंच गया था। वांग बाओले इथरियल दाव कॉलेज की उभरती हुई उम्मीद बनने जा रहा था। वह ली जिंगवन के नक्शे कदम पर चलने वाला था और इथरियल दाव कॉलेज के भविष्य के स्तंभों में से एक बनने वाला था। वांग बाओले को शायद इस आम समझ के बारे में पता न हो कि उच्च स्तर पर क्या हुआ था, लेकिन वह इस यात्रा के दौरान क्या हो रहा था इसका अंदाजा लगाने में सक्षम था। कुछ सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने लाइटनिंग दाव सेकंड वॉल्यूम को रख लिया और संप्रदाय के स्वामी को विदाई दी। जैसे ही वह जाने वाला था, संप्रदाय के स्वामी ने सहजता से कहा, बाओले, मुझे यकीन नहीं है कि ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने तुम्हें ये बताया है, लेकिन पहले मंगल पर वापस मत लौटना। संप्रदाय में ही रहो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक सफलता प्राप्त कर रहा है। वह पृथ्वी पर पहला व्यक्ति होगा जो कोर फॉर्मेशन क्षेत्र से सफलता प्राप्त करेगा और नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करेगा। जब ऐसा होगा तो सभी राजनीतिक ताकतों के प्रतिनिधि यहाँ होंगे। उसके आकलन के आधार पर उसकी सफलता के क्षण में आत्मा क्यूई की एक खतरनाक मात्रा उसकी ओर आकर्षित होगी। ये हमारे सभी शिष्यों के लिए एक अवसर होगा, विशेष रूप से कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में हम में से उन लोगों के लिए। ये हमारे लिए अनुभव से सबक लेने और ज्ञान प्राप्त करने का एक मौका है। वांग बाओले के शिष्यों ने ये सुनकर सिकुड़ गए। उसे ये सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ कि ग्रैंड सुप्रीम एल्डर अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने के करीब पहुंच रहा था। उसने पहले ही इसके संकेत देख लिए थे, लेकिन जब संप्रदाय के स्वामी ने कहा कि वह नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति होगा तो वह आश्चर्यचकित हो गया था। पहला, वांग बाओले ने तुरंत पूछा। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि बुद्ध त्रासदी के बाद क्या हुआ था। भले ही वह एकांत में दूर था, लेकिन उसने संघ के अध्यक्ष के भाषण को ध्यान से सुना था और नवजात आत्मा क्षेत्र के बुजुर्ग के बारे में सुना था जो सौरमंडल में अलौकिक साधकों की खोज कर रहा था। ये सही है। पहला, पृथ्वीवासी। संप्रदाय के स्वामी ने वांग बाओले को एक सार्थक नज़र से देखा। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर रहते हुए अधिक विवरण प्रकट करने के बारे में उसे कुछ चिंताएं थीं। उसने विस्तार से नहीं बताया। वह जो संकेत दे रहा था वे बेहद स्पष्ट थे। अगर वह निहित संदेश को भी नहीं समझ पाता तो वांग बाओले इतने कम समय में सेकेंडरी रैंक टू नोबल नहीं बन पाता। लगभग तुरंत उसकी आंखें चमक उठीं। वह एक ऐसे उत्तर पर पहुंचा जिसने उसे वास्तव में बहुत आश्चर्यचकित नहीं किया। ये नवजात आत्मा क्षेत्र साधक शायद प्राचीन हरी कांस्य तलवार से आया है। वांग बाओले ने विचार करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक पल के बाद उसने अपनी मुट्ठियां बंद की और संप्रदाय के स्वामी को सलाम किया। फिर वह मुड़ा और चला गया। मंडप से बाहर निकलने के बाद वांग बाओले ने परिसर में टहलना शुरू किया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और जब वह अपने छोटे भाई बहनों के पास से गुजरता तो उनका अभिवादन करता। किसी और समय वह शायद उन्हें थोड़ा चिढ़ाता भी, लेकिन आज उसके मन में कुछ था। हो सकता है कि उसने इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ न सीखा हो, लेकिन फिर भी वह काफ़ी सुराग जुटाने में सक्षम था। प्राचीन हरी कांस्य तलवार से यह नवजात आत्मा क्षेत्र साधक शायद हमारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता। अन्यथा संघ की वर्तमान क्षमताओं के साथ हमारे लिए उसके खिलाफ लड़ना मुश्किल होगा। हालांकि यह अभी भी बहुत दिलचस्प है। संघ द्वारा संघ के सीडलिंग पहल की घोषणा के बाद कोई खबर नहीं थी। अब मास्टर झाओ के एंटी स्पिरिट बम शोध में सफलता मिलने के बाद और जब ग्रैंड सुप्रीम एल्डर अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने वाले हैं, केवल अब उनका इरादा फेडरेशन सीडलिंग पहल को सक्रिय करने का है। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
उसके पास कुछ सुराग हो सकते हैं, लेकिन अगर वह सामान्य रूप से सोचता है तो ये पता लगाना चुनौतीपूर्ण होगा कि वास्तव में क्या चल रहा था। हालांकि अगर वह उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं से जो सीखा था उसका उपयोग करता है, तो अचानक सब कुछ बहुत अधिक समझ में आने लगा। जैसे ही वान बाओले अपने विचारों में डूबे रहे, उन्होंने अचानक दूर से उत्साह और उत्तेजना से भरी दहाड़ सुनी। विस्मय और आश्चर्य की अनगिनत सांसें गूंजी और वान बाओले के विचारों को बाधित किया। वान बाओले ने परिचित दहाड़ को पहचान लिया। उसने अपना सिर उठाया और तुरंत एक विशाल पंखों वाला डायमंड ऐप आसमान में बादलों से बाहर निकलता हुआ और उसकी ओर बढ़ता हुआ देखा। डायमी, वान बाओले जोर से हंसे, खुशी से आश्चर्यचकित लग रहे थे। वह एक कदम आगे बढ़ा और हवा में उछलकर डायमंड ऐप की ओर उड़ चला।